दोस्तों एक बात आप लोगों को माननी पड़ेगी, यस या फिर नो में जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि एक ही क्लास का एक बच्चा जो है वो टॉप कर रहा है और दूसरा बच्चा जो है उसका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। तो आखिर आप लोगों को पता है कि क्या इसमें क्या डिफरेंस है? आखिर क्यों एक बच्चा जो है वो उसी क्लास में उसी टीचर से पढ़कर उसी क्लासरूम में बैठकर वही किताबें पढ़कर उन्हीं चीज़ों पर उन्हीं कॉपी पर उन्हीं पेन से लिखकर टॉप कर जा रहा है, और दूसरा जो है वही बच्चा सारे रिसोर्सेज यूज कर कर वो एग्जाम में कभी प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पा रहा है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो बच्चा एग्जाम क्लियर कर रहा है वो रियलिटी में जानता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या चीज कर रहा है, उसको प्रॉपर अपना सिलेबस पता है, उसको प्रॉपर रिसोर्सेज पता है, उसको क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, और उसने पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देख रखे हैं, बेस अपना एनसीईआरटी को उसने तैयार कर रखा है। अब दुनिया का कोई भी एग्जाम उसके सामने आ जाए, चाहे यूपीएससी दे ले, एपीएफसी दे ले, पीसीएस दे ले, एनडीए दे ले, सीडीएस दे ले, आरबीआई दे ले, या फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना दे ले, अब वो हर एक एग्जाम को क्लियर करता हुआ चलेगा। तो आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं? मैं सबसे पूछना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट ये फाउंडेशन अपना जरूरी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आप लोग कितना भी कुछ क्यों ना पढ़ते रहें, जब तक एक बार बेस आप लोगों का तैयार नहीं होगा तब तक आप लोग एग्जाम देते रहोगे, सिलेक्शन होगा नहीं, और फिर से उसी साइकिल में आप लोग आकर जूझते रहोगे और ये ऐसे ही घूमती रहेगी, और एक टाइम पर आप लोगों को आकर लगेगा कि यार अब छोड़ देते हैं। इससे अच्छा है कि अभी आज से यहीं से ही आप लोग चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। तो अगस्त का महीना है, अभी भी आप लोग समझ सकते हैं अगस्त का जस्ट महीना गया है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के पास में इस साल का भी एक अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। अगर अभी से भी आप लोग सीरियसली चीजों को तैयार करोगे ना, तो भाई अपने आप को एक कंफर्ट जोन में आप लोग लेकर आ सकते हो। तो इसलिए कोशिश करो यार, आप लोगों की जिंदगी है, आप लोगों को इंप्रूव करनी है, क्योंकि कोई आप लोगों की जगह आकर वो इसको करने वाला नहीं है। तो इसलिए इस चीज को जरा सा भी हल्के में नहीं लेना है। अभी उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं, कमेंट बॉक्स में अभी पता चल जाएगा आप में से कितने ऐसे ऐसे एलवी फैमिली मेंबर हैं जो कि लास्ट मंथ की, जो बेसिकली जुलाई की करंट अफेयर थी, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। कितने ऐसे बेसिकली आप में से मेंबर है? जिसने कंप्लीट कर ली है वो यस लिखेगा, जिसने कंप्लीट नहीं की है वो नो लिखेगा। इसी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग अपने एग्जाम को लेकर कितने सीरियस हैं। और जो ऐसे हैं कि जो हर महीने की दिख रहे हैं वो ऑल यस लिखेगा, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कौन सीरियसली लेता है। क्योंकि पढ़ाई में अक्सर इंसान को मेहनत करना बोरिंग लगता है, और जो इंसान इसको इंटरेस्टिंग बना लेता है कि यार जिंदगी भर नहीं पढ़ना है, बैठकर एक बार एक दो साल पढ़ना है अपना, उसके बाद में भाई साहब जिंदगी जीनी है राजाओं वाली, तो वो फीलिंग अगर कर लेगा इंसान, तो कड़वी दवा भी इंसान पीता है, क्योंकि उससे अपनी हेल्थ सुधारनी होती है। तो कड़वी दवा समझकर, घूंट समझकर पी जाओ, फिर देखो सिलेक्शन आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो हाउस द जोश, जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। बहुत ही शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है। बस थोड़ा सा ये करना कि पेशेंस के साथ में इस डिस्कशन को देखना, ताकि एंड तक आप लोग एक मूवी की तरह इसको एंजॉय करते हुए नजर आओ, ना कि जबरदस्ती बैठे हुए हो। तो ये अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखना कि वाह यार कुछ नया जानने को मिलेगा। करंट अफेयर का लेक्चर है तो बहुत कुछ क्या क्या घटित हो रहा है दुनिया में, अलग अलग एरिया में, वो सब जानने को मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए इंजॉय करते हुए चलेगा तो जिंदगी आसान रहती है, और टब बनाकर चलोगे तो वही चीजें आप लोगों को टेंशन क्रिएट कर देती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको इंजॉय करते हुए चलोगे। ठीक है, तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, आंखें बिल्कुल होनी, कहते हैं बिल्कुल बाज वाली होनी चाहिए, चील वाली नजर होनी चाहिए, बिल्कुल टारगेट पर एकदम। ठीक है, तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। एक और छोटी सी बात, पूरे लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां पर दो जगह से जाकर ले सकते हैं। एक तो है आप लोगों के पास में टेलीग्राम, जो कि स्टडी लवर वीर के नाम से है, हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी इस लेक्चर की। ये है टेलीग्राम का लिंक, स्टडी लवर वीर सर्च करना, 1.5 लाख से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। यहां पर फिर से इसको रीपोस्ट कर दिया जाएगा, पुरानी सारी पीडीएफ जो कि आप लोग को अगर नहीं मिले। दूसरा, आप लोग यहां पर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों के सामने यहां पर ये है एसएलवी एप्लीकेशन, एसएलवी वेबसाइट studyloverv.in के नाम से, या फिर एप्लीकेशन से भी जाकर आप लोग चीजें ले सकते हैं। यहां पर आप लोग को इसके अंदर में आप लोग को बेसिकली आप लोग की पीडीएफ मिल जाएंगी जब आप लोग जाकर इसको देखोगे। करंट अफेयर बाय वीर सर आप लोग यहां पर देखना, तो यहां पर सारी वीडियो आप लोग की अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें, मैं आशा करता हूं। और बाकी किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर एनसीईआरटीज को लेकर चलना चाहते हैं, फिर स्टेट पीसीएस, तो ये वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। और इसी के साथ में आप लोग अपना एप्लीकेशन जो कि 4.9 की रेटिंग के साथ में है प्ले स्टोर पर, उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। शानदार तरीके से एंजॉय करिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बहुत ही प्यारा डिस्कशन रहने वाला है। दोस्तों हम लोग यहां पर नजर डालेंगे एक ऐसे सेक्शन पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, जिसमें पॉलिटी कवर करेंगे और गवर्नेंस कवर करेंगे।
जिसको गवर्नेंस शब्द में कोई एक तरीके से कंफ्यूजन रहता है, तो इसका मतलब है ऑल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, यानी कि गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स या फिर गवर्नमेंट के कोई इनिशिएटिव जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किए जाते हैं, तो सारी चीजें इसके अंदर में आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर कोई पॉलिटिकल टर्म, गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव यहां पर जो भी है वो सारे इस सेक्शन के अंदर में हम लोग कवर करेंगे। तो एंजॉय करिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप में से कितने एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जिनको पता है कि एल्डर मैन का मतलब क्या होता है? सुनने में तो वर्ड समझ में आ रहा है, पर लेकिन रिसेंटली अभी न्यूज में था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो एल्डर मैन है, ये यहां पर अभी न्यूज में क्यों आया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन में एल्डर मैन को नॉमिनेट करने के ऊपर में यहां पर डिसीजन दिया गया, जिसमें बात यह की जा रही थी कि एलजी को इससे रिलेटेड पावर होनी चाहिए दिल्ली सरकार के अंडर में कि वो एल्डर मैन को नॉमिनेट कर सके। क्योंकि यहां पर मुद्दा यह है कि अगर किसी इंसान को नॉमिनेट किया जाता है तो यहां पर उसका भी पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये शब्द को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोग देखो, थोड़ा सा इसको नहीं तोड़कर देखो। एल्डर माने ओल्ड, मैन माने पर्सन, यानी कि कोई भी ओल्ड पर्सन। और ओल्ड पर्सन क्या होता है? आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास में एक एक्सपीरियंस हो। स्टार्टिंग में ये जो टर्म है, ये यहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करती थी उनकी, उसमें वो क्या करते थे, अपना जो सबसे बुजुर्ग है उसको यहां पर एक पावर दिया करते थे कि भाई उसकी एडवाइस लेकर हम लोग को काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है अपने फील्ड का। आगे चलकर ये पावर जो है राजाओं के पास में चली गई, वॉइसराय के पास में चली गई, और इसी के चलते यहां पर आगे चलकर यहां पर एज से हटाकर इसको एक्सपीरियंस के साथ में कनेक्ट कर दिया, यानी कि एज नहीं, एक्सपीरियंस भी इंसान का मैटर करता है। तो ऐसे चलते चलते ये जो टर्म है ये चेंज होती नजर आई। पर प्रेजेंट टाइम पर यह माना जाता है कि हमारे देश के अंदर में अगर बात करें हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में, तो दिल्ली के अंदर में अगर हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली का नगर निगम अधिनियम जो एक्ट है 1957 का, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है यानी कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बारे में बात की जा रही है। वो नॉमिनेट कर सकते हैं 10 ऐसे लोगों को जिनकी एज जो है वो 25 साल से ऊपर है। मतलब कहने का यह है कि मिनिमम एज जो है वो 25 साल से ऊपर होनी चाहिए अगर आप लोगों को नॉमिनेट करना है। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में अगर किसी को वोट भी डालनी है तो उसकी एज क्या होनी चाहिए? 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो 18 से अगर कोई इंसान 25 तक जा रहा है तो इसका मतलब है कि भाई 7 साल का ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो एक एक्सपीरियंस पर्सन है। और 25 साल की एज एक डिसेंट एज मानी जाती है। तो ये आप लोग इसको लेकर चल सकते हैं यहां पर। तो ये माना जा रहा है कि इसके पास में एक एक्सपेक्टेड स्पेशल नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा एक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो, ताकि उसकी एक्सपर्टीज, उसकी जो नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है, हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में इस्तेमाल कर सकें डिसीजन लेने में उन मुद्दों के ऊपर में जो पब्लिक इंपोर्टेंस के हैं। तो यहां पर इस इंसान को कंसीडर हम लोग करेंगे। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नॉमिनेटेड पर्सन रहेंगे 10 यहां पर, तो जब भी वोट डालने की बात आएगी तो यहां पर याद रखना, डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन द मेयर पोल्स, यानी कि इनके पास में वोटिंग राइट नहीं होगा क्योंकि इनको नॉमिनेट किया गया है, ना कि ये इलेक्टेड पर्सन होकर यहां पर आए हैं। तो कंडीशन क्या है? एक तो यहां पर एज याद रखना 25 साल है, दूसरा इनके पास में वोटिंग राइट नहीं है, ये वोट कास्ट नहीं कर सकते इलेक्शन के अंदर में। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया, तो टर्मिनोलॉजी आप लोगों से पूछी जा सकती है एल्डर मैन के बारे में, ये आप लोग याद रखना। अच्छा, जो आप लोगों को वोट डालने की पावर मिलती है इलेक्शन के अंदर में, हमारे संविधान के अंदर में कौन सा आर्टिकल है जो आप लोगों को वोट डालने की पावर देता है कि भाई 18 साल से ऊपर होते ही आप लोग वोट डालने की पावर आप लोगों को मिल जाती है? तो कौन सा संविधान का आर्टिकल ये पावर आप लोगों को देता है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा, ये एल्डरमैन को आप लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हो तो थोड़ा सा और कंपेयर करके बताऊं। जैसे राज्यसभा में आज की डेट में 12 लोगों को हम लोग क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो यहां पर ये क्या रहता है? ये रहते हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। जब मैंने पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको याद रखने के लिए याद रखना, ये क्या है? LASS, ल्हास के नाम से याद रख लेना। यानी कि ये वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं करना है, बस जाकर फिर भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, यानी कि संसद, यानी कि सांसद बन जाते हैं, संसद में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये याद रखने के लिए कि ल्हास है भाई, कुछ नहीं करना है, इलेक्शन भी नहीं लड़ने हैं, कोई एग्जाम भी नहीं देना है, बस जो कर रहे हैं उसमें वो एक्सपर्ट है, इसलिए इनको यहां पर बैठा दिया। तो ल्हास की तरीके से लाकर रख दिया। ठीक है, तो 12 मेंबर होते हैं और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। दूसरा, लोकसभा के अंदर में अब तो ये नहीं है, इसको आप लोग याद रखना, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेट की जाती थी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था। इसको 2019 में हम लोगों ने हटा दिया
104वां जब संविधान में संशोधन किया तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। रीजन क्या था? ये बोला गया कि यार अब इतने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर हमारे देश के अंदर में नहीं है कि उनको अलग से 2 सीट दी जाए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई है और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारे देश के अंदर में जिसके बेसिस पर पॉपुलेशन डिसाइड कर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा अपने घर वालों से कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लोग आते हैं। तो यहां पर वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर में लाखों लोग होते हैं जिसके लिए वोट डालते हैं और वो जीत के आता है। तो इतने लोग हैं नहीं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कि उनको 2 सीट दी जाए यहां पर, तो इसलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया हमारे देश में 2019 में 104वां संविधान में संशोधन करके। और ये इंटरेस्टिंग भी पॉइंट है और इंपॉर्टेंट भी है। इसी तरीके से दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में 10 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, एल्डरमैन बोला गया है, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में ये पावर है इनको नॉमिनेट करने की, जिसको लेकर यहां पर ये मुद्दा पूरा चल रहा था। ठीक है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है? वो भाई साहब दिल्ली की गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते नहीं है, तो इसलिए इनके बीच में रस्साकसी चलती रहती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है इसके बारे में। तो पूरा टॉपिक बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एल्डरमैन क्या है, कहां से निकाल कर लेकर आए, कितनी एज होनी चाहिए, किनको अपॉइंट करने वाले कौन है, तो ये सारी बेसिक पॉइंट है। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है और इंपोर्टेंट भी है। कोई कंफ्यूजन है यस या फिर नो तो बताते हुए आप लोग चलेगा। एक सेकेंड। सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है परख। ये इनिशिएटिव अभी रिसेंटली न्यूज में आया क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था कि इसकी वजह से यहां पर जो क्लास के जो बच्चे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड इंप्रूव होगा, तो जिसके चलते यहां से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मैं एक एक कर इसके बारे में आप लोगों को सारी बातें बताता हूं, क्योंकि ये है कि अगर इसको प्रॉपर हम लोग लेकर चलेंगे तो यहां पर काफी ज्यादा फायदा आप लोग को अलग अलग क्लास में इसका देखने को मिलेगा। इसके जो बच्चों को बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है सिस्टम, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए देश के एजुकेशन सिस्टम के अंदर में। क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो वर्ड है परख, ये यहां पर इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका पी का मतलब है परफॉर्मेंस, ए का मतलब है असेसमेंट, यानी कि परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना। इसी के साथ में आर का मतलब है रिव्यू करना, ए का मतलब है एनालिसिस करना, के का मतलब है नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक बच्चे की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना, यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, ये सिस्टम जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो कोई भी बता देगा यार एजुकेशन की बात की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको लेकर चलेगा। पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर भी ये जो यूनिट है ये स्टैब्लिश की गई है किसके अंदर में? ये यूनिट स्टैब्लिश की गई है एनसीईआरटी के अंदर में। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म तो पता ही होगा ना अच्छा चले कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एनसीईआरटी के अंदर में ये यूनिट है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है हमारे देश के अंदर में। तो यहां पर ये जो हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई थी 2020 की, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम रखा गया परख। तो परख एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अंडर में एक यूनिट परख बनाया गया ताकि देश में एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके। देश के बच्चों को यहां पर स्टेट हो चाहे हमारे देश के अंदर में यूनियन टेरिटरी हो, सबके बच्चे को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जा सके। क्योंकि हमारे देश के अंदर में दिक्कत बताया गया, अलग अलग स्टेट का एजुकेशन सिस्टम अलग अलग है। बिहार में कुछ है तो उत्तर प्रदेश में कुछ है, गुजरात में कुछ है, मध्य प्रदेश में कुछ है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में कुछ और देखने को मिलेगा। तो इसके चलते जब बच्चे अलग अलग स्टेट में पढ़ते हैं और फिर नेशनल लेवल पर वो अपनी एजुकेशन लेने आते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भाई उस टाइम पर वो पिछड़ जाते हैं नेशनल लेवल के बच्चों के साथ में। तो यहां पर परख जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव ही ये हैं। एक तो यहां पर यूनिफॉर्म नॉर्म्स लेकर आना है, गाइडलाइन लेकर आनी है, यानी कि समान मापदंड होने चाहिए, दिशा निर्देश होने चाहिए, चाहे बच्चा स्टेट का हो, यूनियन टेरिटरी का हो, चाहे कहीं भी क्यों ना पढ़ रहा हो। ठीक है, इनहेंस असेसमेंट करेंगे पैटर्न को, यानी कि मूल्यांकन का जो पैटर्न है उसको अच्छे से बढ़ाया जाएगा। रिड्यूस करेंगे डिस्पैरिटी इवैल्यूएशन में, यानी कि इवैल्यूएशन में जो डिस्पैरिटी यानी कि असमानता होगी उसके ऊपर में फोकस किया जाएगा। और बेंचमार्क सेट करेंगे असेसमेंट के लिए कि हाँ इस तरीके से असेसमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सीबीएसई में अच्छे नंबर आ रहे हैं और किसी बोर्ड में बुरे नंबर आ रहे हैं, फिर भी दोनों को कह रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है चलते हैं। तो दोनों को कंबाइन कर हम लोग चलेंगे। तो ये सिस्टम हमारे देश के अंदर में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है ताकि स्कूल में असेसमेंट को स्टैंडर्डाइज किया जा सके और इसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सके, क्योंकि जब तक ग्राउंड लेवल पर बच्चों की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी तब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं बढ़ेगा अच्छे से। तो ये इसका टारगेट है पूरा। ठीक है, एजुकेशन जो है वो संविधान के 7वें शेड्यूल में किस लिस्ट में आती है? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट, सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, पता होना चाहिए क्योंकि करंट की रेगुलर वीडियो में हजारों बार पढ़ा चुका हूं। तो रिवीजन भी साथ साथ करवाता हुआ चलूंगा जिससे आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है,
हमारे देश के अंदर में कई सारे कानून ऐसे थे जो बाबा आदम के जमाने के थे, उनको चेंज कर दिया गया है, पर अभी भी इक्का दुक्का ऐसे बचे हुए हैं जिसको चेंज करना बाकी है। उसमें से एक है भारतीय वायुयान विधेयक बिल। पहले इसका नाम था एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, अंग्रेजों ने बनाया था तो अंग्रेजी नाम रखा। अब हमने बनाया तो इसका हिंदी नाम रख दिया, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि भारतीय वायुयान विधेयक। ये आप लोग के सामने एक तरीके से जो बिल है, तो इसके इस बारे में आप लोग याद रखना कि सबसे पहले तो ये 2024 का है, और यहां पर इसको जो रिप्लेस करने वाला जो है, किसको रिप्लेस करेगा, जो 1934 का था। तो यानी कि ये एक ऐसे कानून को रिप्लेस करेगा जो कि काफी पुराना है, बाबा आदम के जमाने का, आउटडेटेड हो चुका है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई क्यों लेकर आ रहे हैं हम लोग इसको, ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके रेगुलेशन को और स्ट्रीमलाइन किया जा सके सर्टिफिकेशन प्रोसीजर। मान लीजिए अभी आप लोगों ने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी, वो जहाज के फील्ड में कुछ करना चाहता था, खुद की एयरलाइंस स्टार्ट करना चाह रहा है। तो यहां पर इस तरीके से अगर कोई काम करना चाह रहा है तो कैसे उस प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए, इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है जिसमें रिव्यू किया जा रहा है। सबसे पहले तो चीजों को डिफाइन करना जरूरी है कि डेफिनेशन क्या है, उसके हिसाब से सारे काम होने चाहिए। क्योंकि एक्ट लाने का पर्पज ये होता है देश के अंदर में कि एक प्रोसीजर को हम लोग स्टैंडर्डाइज कर सकें। ऐसे नहीं कि भाई कोई जो है वहां पर कैसा जहाज लेकर उड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहां पर प्रॉपर मेंटेन भी नहीं कर रहा है, पता चला हवाई जहाज जो है ऊपर ही हवा में खराब हो जा रहे हैं, लोगों की जान चली जा रही है। तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो रिवाइज करेंगे एयरक्राफ्ट डेफिनेशन, एम्पावरमेंट करेंगे फॉर रूल मेकिंग, इसी के साथ में एनहेंस करेंगे पावर एविएशन जो अथॉरिटी है, ताकि वो डिसीजन ले सके। इमरजेंसी पावर रहेगी, कोई आपातकाल सिचुएशन बन गई, कोई हाईजैक हो गया, कोई कंडीशन बन गई, तो क्या कर सकते हैं, लाइसेंस और सर्टिफिकेशन का मैनेजमेंट किया जाएगा कि भाई जो कैपेबल है उसी के हाथ में पावर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी दे देंगे उठाकर। और अगर किसी को दिक्कत है तो अपील प्रोसीजर भी होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है यहां पर। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि हमारे देश के जो स्टैंडर्ड है, जो मापदंड है, वो इंटरनेशनल लेवल के हो जाए। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन के अंदर में जो बेसिकली इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। तो यहां पर इसके हिसाब से हमारे भी स्टैंडर्ड सेट हो जाए, ताकि हम लोग स्टैब्लिशमेंट ऐसा लेकर चलें कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल के हो, तो कोई भी हमारे देश के अंदर भी आकर कोई काम करे तो उसको दिक्कत ना हो। तो ये समझिएगा आप लोग। तो जो ICAO है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी न्यूज के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर हो जाएगी। तो ये स्टेब्लिश की गई थी 1944 में, जो कि फाउंडेशन रखती है हमारे देश के अंदर में स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए पीसफुल ग्लोबल एयर एविएशन को लेकर। ये ऑलरेडी बनाई जा चुकी थी 1944 में, और पर्पज यही था कि दुनिया भर में कोई भी अपने देश के अंदर में अगर कोई भी कानून बना रहा है इसको लेकर, तो भाई इसके स्टैंडर्ड को फॉलो करें। जैसे आज की डेट में अगर कोई भी किसी फील्ड में कुछ काम करना चाहता है तो देखता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या यूएन ने वो काम कर रखा है। बच्चों के लिए कानून बनाना या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाना यूएन से इंस्पायर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना यूएन से इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया इसका मेंबर है, जो इसके टोटल मेंबर है उनमें से एक, और मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा, जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन, वो साइन किया गया था 7 दिसंबर 1944 में शिकागो के अंदर में। तो इसलिए यहां पर इसका हेडक्वार्टर तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में है, पर इसका नाम है शिकागो कन्वेंशन, जिसके बेस पर इसको बनाया गया था। तो दोनों में देखे जब ऐसी चीज होती है ना कि भाई बनाया कहीं गया है, उसका हेडक्वार्टर कहीं और है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसको लेकर आप लोगों के मन में डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लोगे और रिवीजन कर लोगे तो फिर क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग न्यूज है, और क्योंकि हमारे देश के अंदर में कानून लेकर आया जा रहा है सर्विस के लिए, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि पूरा सेक्शन चेंज हो जाएगा नए कानून के हिसाब से। ओके, ये जो सेक्शन होता है इसमें कई सारे इनिशिएटिव हैं जैसे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है, इसलिए कई सारी ऑथोरिटी के बारे में भी आप लोगों को पता चलता है। जैसे यहां पर मैं आप लोगों से बात करूंगा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण जो प्राधिकरण है। अभी क्यों न्यूज में आया, क्योंकि इसने क्लेम किया अभी गवर्नमेंट ने कि 73 करोड़ जो है वो ड्रग प्राइसिंग वॉयलेशन के चलते हमारे देश के अंदर में अभी अचीव किए गए, रिकवर किए गए, कि भाई कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर प्राइस तो कुछ रखा गया उस दवाई का और बेच किसी और पर रहे हैं। तो यहां पर डिसाइड किया गया देश के अंदर में कि इससे बाहर नहीं जाना है दायरे से, पर लेकिन वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर आती है जो बेसिकली पावर में, इसको बोलते हैं ड्रग प्राइसिंग ऑथोरिटी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी के नाम से। हमारे देश के अंदर में दोस्तों ये एक ऐसी बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंट है अपने काम करने के लिए, ताकि ढंग से काम कर सके। 29 अगस्त 1997 में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर बॉडी को सेटअप किया था। अब सेटअप किया तो किसी के अंडर में भी आती होगी, जी हाँ बिल्कुल,
ये एक अटैच ऑफिस है हमारे देश के अंदर में, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, डीओपी के अंदर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर में आता है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या है, इसको स्टार लगा लेना, क्योंकि 99% लोग जो हैं यहीं पर गलती करते हैं। और कई सारे एग्जाम में रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछा गया इसको लेकर, जब ये न्यूज में आई थी कि भाई ये लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आती होगी, क्योंकि दवाइयों के बारे में बात की जा रही है, पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आती नहीं है। ठीक है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और ये लगता है कि यार केमिकल और फर्टिलाइजर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी, नहीं, यहां पर इससे भी रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि दवाइयां बनाई भी जाती है इन्हीं चीजों से मिलकर। तो इसलिए ऐसे पॉइंट को आप लोग स्टार मार्क कर कर रख लीजिए कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों का गलत हो जाए पर आप लोग का गलत ना हो। ठीक है ना, तो आप लोग यहां से ऐसे ऐसे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, कि भाई साहब ये कानून बनाकर पास की गई है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि संविधान में इसके बारे में रखा है। तो फिर ये बनाई क्यों गई है यहाँ पर? ये बनाई इसलिए जाती है क्योंकि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करने की। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने पढ़ाया कई बार, कि जब संविधान के अंदर में आप लोग जाते हो तो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें जब आप लोग जाओगे तो भाई पार्ट 4 में है, बताइए किस आर्टिकल तक से लेके किस आर्टिकल तक है। इसमें आर्टिकल 47 जो है ना, ये 47वां आर्टिकल है। ये गवर्नमेंट को बोलता है कि भाई साहब आप लोगों को प्रोहिबिट करना है कि गलत तरीके से कोई मेडिसिन को कंज्यूम ना करे, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक न ले, और जो ड्रग से रिलेटेड प्रोविजन है जो हेल्थ के लिए बेकार होते हैं या कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, तो डीपीएसपी रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि समाज के ऊपर ध्यान रखो अगर कोई दिक्कत होती है। तो दवाइयों के बारे में बात की जा रही है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंप्लीमेंटेशन करने की प्रोविजन हमारे देश के अंदर में, ताकि इन चीजों को ढंग से लेकर चला जा सके। क्योंकि जब तक हम लोग इनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो भाई कोई भी अपनी मनमानी चलाएगा, तो लोगों को जो हेल्थ सर्विस हम लोग को प्रोवाइड करानी है ना, वो हेल्थ सर्विस हम लोग यहां पर इसको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो इसीलिए ये बॉडी जो होती है ये पिक्चर में आ जाती है, आप लोग के लिए काम करती नजर आती है। तो ऐसे आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, प्रोविजन किसके बात करिए, डीपीसीओ। डीपीसीओ मतलब क्या हो गया, यहां पर ये डीपीसी हो गया कि भाई साहब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, कि भाई इसको प्राइस को कंट्रोल करके चलना है हमारे देश के अंदर में। और 1995 के थे, जिसके चलते हम लोग चाहते हैं कि जो प्राइस आप लोगों को डिसाइड करके दिए गए उसी पर दवाइयां बेचो। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी और आर्टिकल 47 ये याद रखिएगा। कौन सी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के अंडर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काम क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ताकि अफोर्डेबल एक्सेस दी जा सके मेडिसिन की। भाई बोल दिया ये मेडिसिन आप लोगों को 50 रुपए से ज्यादा की नहीं बेचनी है, आप फिर भी इसको 500 की बेच रहे हो, तो ये 10 गुना प्राइस पर बेचोगे तो भाई हम तुम्हारे नाक में दम करेंगे, ये ऑथोरिटी बोलती है ऐसा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग ऑथोरिटी है, ये आप लोग को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसी भी कोई बॉडी हमारे देश के अंदर में है। ठीक है, जब हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस हुई तो उस टाइम पर चाइना ने मजाक उड़ाया कि भारत जो है वो पॉपुलेशन वाला देश तो बन गया पर इनके पास में स्किल नहीं है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने इसको सीरियस ले लिया और बोला कि यार स्किल ही दिखाते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी रिलीज किए थे 100 करोड़ रुपीज, ताकि स्टाइपन दिया जा सके जो अप्रेंटिस हैं, जो कि लॉन्च की गई थी नेशनल एटीएस, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के तहत में। मतलब आप लोगों से पूछे एनएटीएस क्या है, तो इसका नाम याद रखेगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग स्कीम है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के नाम से भी आप लोग यहां पर जानते हैं। ये एक तरीके का गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे एरिया में इंपैक्ट डालेगा, खासकर यूथ जो है उसकी स्किल प्रोवाइड कराएगा। और यहां पर जो जिस तरीके से अलग अलग फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, खासकर उनके लिए एक डिसिप्लिन प्रोवाइड कराएगा ट्रेड के फील्ड में। तो यहां पर जो नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम है, इसका बेसिक पर्पज ये था कि हमारे देश के जो युवा हैं उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाएगा, ताकि वो अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से यहां पर लेकर चल सके। तो इसके अंदर में जिस तरीके से यहां पर बात की जा रही है कि अर्निंग को देखा जाएगा, इनहेंस किया जाएगा टेक्निकल स्किल, डायरेक्ट एक्सपोज किया जाएगा इंडस्ट्री के लिए ताकि उनको जॉब दी जा सके। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा स्वयं खुद अपने आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी कि आप लोग को देखो कि आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो ये माना जाता है कि यार एक वैलिड सर्टिफिकेट है यहां पर, ताकि उस इंसान को जॉब दी जा सके। तो अप्रेंटिस ज्वाइन करने का बेसिक पर्पज यहां पर यही है कि ये इसकी वजह से लोगों में स्किल आएगी और लोग जो है वो अच्छी अपनी जिंदगी यहां पर जी पाएंगे। तो उसके लिए यहां पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो ये जो प्रोग्राम था ये हमारे देश के अंदर में बाकायदा कानून है, जो कि 1961 में लेकर आए थे, जिसको अप्रेंटिसशिप जो एक्ट 1961 बोलते हैं। फिर बाद में अमेंडमेंट किया गया 1973 में। इसमें जो भी यहां पर ग्रेजुएट रहते हैं, डिप्लोमा वाले रहते हैं, या फिर उनको वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर रहते हैं, तो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है इसके तहत, जो कि 6 महीने से लेके 1 साल का रहता है। और बात की जाती है कि यहां पर नो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये याद रखना,
इसको कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, आप लोगों की स्किल को इनहेंस किया जाएगा और उसके बाद में आप लोगों के पास में एक सर्टिफिकेट आ जाएगा और उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर कर आप लोग चाहे तो कहीं पर जॉब ले सकते हैं, पर गवर्नमेंट इसके लिए कोई भी जॉब की सिक्योरिटी नहीं देगी। मतलब ये एक तरीके की ट्रेनिंग है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ये ट्रेनिंग ले ले और उस ट्रेनिंग का फिर इस्तेमाल करें आप लोग आने वाले टाइम के लिए। जहां पर भी आप लोग जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर आप लोग जॉब लेने जा रहे हैं, वहां पर 4 लोग हैं सेम क्वालिफिकेशन के, पर आप लोगों ने बोल दिया कि यार मेरे पास तो NATS भी है, तो आप लोगों को प्रेफरेंस मिल जाएगा वहां पर कि हाँ ये इंसान जो है ये ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, इसको ज्यादा एक तरीके से नॉलेज है इनके कंपेयर में जो बाकी के कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को एक एज मिल जाएगी और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी आप लोगों को बाकायदा प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, तो आप लोगों के पास में वैसे भी उसकी नॉलेज रहेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए खर्च की इन्होंने यहां पर, खासकर इसका पोर्टल लॉन्च किया गया, पोर्टल यानी कि वेबसाइट जिसको NATS 2.0 बोला गया। ये पोर्टल भी आप लोगों के सामने निकल कर आया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका एक्सेस यहां पर किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर ये एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं इसके थ्रू, पोर्टल के थ्रू। ठीक है, जो भी लोग हैं उन तक ये पहुंच सकते हैं। ये सारा का सारा डेवलप किसके द्वारा किया गया काम, तो भाई सीधी सीधी बात है, ऐसी हरकतें कौन करेगा, तो हमारे देश में हरकतें करता हुआ नजर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहां पर ये पोर्टल वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मिनिस्टर कौन है आज की डेट में, देखता हूं इसका सही आंसर कौन कौन देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, हल्का सा याद रखिएगा, क्योंकि जब यहां पर देश के अंदर में नकल चल रही थी अलग अलग एरिया में, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेल रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, आजकल सबसे ज्यादा खतरनाक है अकाउंट में पैसा रखना, तो महिला सम्मान स्कीम जो है वो यहां पर इसीलिए लेकर आएगी ताकि लोग जो है कहीं ना कहीं अकाउंट में पैसा भी रखें और महिला के नाम पर रखें तो फायदा रहेगा। ये स्कीम जब लॉन्च की गई थी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, हमारे देश के अंदर में ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2023 के बजट में, और बोला गया था कि 2 साल के लिए यहां पर ये रहने वाली है, 2023 से लेके 2025 तक का। तो बार बार बोला था कि यार इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो उसकी वजह से बार बार न्यूज में रहती थी। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो अभी देखना नहीं है कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो आप लोगों की मतलब की बात है नहीं है। मतलब की बात क्या है, मतलब की बात है कि ये स्कीम क्या है, इसका पर्पज क्या था और इसके लिए क्या इसको हम लोगों ने किस तरीके से इसको स्टार्ट किया। ये स्कीम जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट 2023 में इसको लॉन्च किया, नाम रखा गया महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि MSSC स्कीम लॉन्च की गई ताकि हमारे देश के अंदर में जो हम लोग आज की डेट में उस टाइम पर सेलिब्रेट करे थे आजादी का अमृत महोत्सव, तो उसकी यादगार में महिलाओं को इंपावर करना था कि महिला क्या कर सकती है, इसके अंदर में पैसे डाल सकती है अकाउंट खुलवाकर। मिनिमम अमाउंट रखा गया भाई आप लोग डाल सकते हो 1000 और मैक्सिमम अमाउंट रखा गया यहां पर 2 लाख, और 2 साल तक आप लोग को यहां पर इस पर 7.5% का आप लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कहने का क्या है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आप लोग रखते हो तो 4% मिलता है, तो इन्होंने लगभग डबल कर दिया। अगर 2 लाख रुपए इसके अंदर में आप लोग डालोगे तो आप लोग को 7.5 का इंटरेस्ट यहां पर मिलेगा, यानी कि एक कंपाउंड होता हुआ लगभग आप लोग को नजर आएगा। फिर यहां पर इसके अंदर में क्या बोला गया, या तो कोई इंडिविजुअल अपना अकाउंट खोल सकता है कि भाई इंडिविजुअल वुमेन है, या फिर कोई इनकी अगर बेटी है वो माइनर है तो इनको गार्जियन बनाकर उसका अकाउंट खोला जा सकता है। तो ये बात यहां पर बोली गई। इसमें अगर एक बार आप लोगों ने अपना पैसा डाल लिया तो फिर ये था कि पैसा डालने के बाद में आप लोग उसको अगर विड्रॉ करना चाहे, इमरजेंसी है, तो भाई 40% अमाउंट जो है वो आप लोग विड्रॉ कर सकते हो यहां से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, जो कि होगा 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के बाद में 40% आप लोग अमाउंट यहां से विड्रॉ कर सकते हो। पर टोटल जो डिपॉजिट है जो भी रहेगा यहां पर, वो यहां पर 2 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ये इसके अंदर में इनके द्वारा कंडीशन रखी गई। तो इसकी वजह से यहां पर न्यूज में आया ये 1 टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम लाई गई ताकि वुमेन के अकाउंट भी खोले जा सके और उनके हाथ में जो माइनर गर्ल है उनके अकाउंट खोल सके। 2 साल का टेन्योर रहा, 7.5 पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। 1000 से लेके यहां पर 2 लाख तक का इसे पैसा डाल सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड 2 साल रहेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा, और विड्रॉ अगर करना भी है तो 40% निकाल सकते हैं 1 साल होने के बाद में। तो ये स्कीम काफी ज्यादा यहां पर न्यूज में आई कि भाई साहब जहां पर 4% भी नहीं मिल पा रहे यहां पर देश के सेविंग अकाउंट में, वहां पर ये 7.5% दे रही है। पर लेकिन इसमें लिमिटेशन लगा दी, क्योंकि सब सेविंग अकाउंट से हटाकर पैसा इसमें डाल देंगे तो इसके चलते बैंक की खस्ता हालत हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये न्यूज में थी काफी ज्यादा, कई बार न्यूज में रही यहां पर ये। तो वुमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव लिखने के लिए आ जाए तो वहां भी इस स्कीम के बारे में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो थी ना इंटरेस्टिंग, बिल्कुल समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये स्कीम भी आप लोगों की क्लियर हो गई। दोस्तों कुछ स्कीम ऐसी होती हैं जो कि आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम टू टाइम न्यूज में आती रहती हैं और उनका ड्यूरेशन भी कई बार एक्सटेंड करते रहती है सरकार। जैसे अभी एक ऐसी स्कीम है अमृत स्कीम।
अब कल को इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि यार अमृत स्कीम है, आप लोग बोलोगे यार ये क्या नोटंकी है, मतलब 2015 की लॉन्च स्कीम की गई, आज पूछ रहे हैं यार ये। पर लेकिन 2015 में लॉन्च की गई है, पर फिर भी अभी न्यूज में थी। क्यों? क्योंकि कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया कि अमृत स्कीम को यहां पर 2025-26 तक हम लोग एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ये तो देख लिया कि 2015 में लॉन्च की गई है, पर ये देखना आप लोग भूल गए कि यार फिर से न्यूज में आ गई है। तो आप लोगों को इसलिए स्कीम को प्रॉपर पढ़ना चाहिए सरकार की। अब ये जो स्कीम लॉन्च की गई, इसमें क्या क्या फायदे बोले गए जब इसको लॉन्च की गई? ये बोला गया कि 500 से ज्यादा सिटीज के अंदर में जो अर्बन लोकल बॉडीज है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख या फिर इससे ज्यादा है, ये यहां पर कवर करेगा, और 60% अर्बन पॉपुलेशन पूरे देश की इसके अंदर में कवर की जाएगी। तो इतनी बड़ी स्कीम ये लॉन्च की गई 2015 में, ताकि बेसिक फैसिलिटीज जो है जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, सीवेज या सेफ्टी जो मैनेजमेंट हो गया, जो एक तरीके से आप लोग कहते नहीं एक गटर वगैरह साफ करने वाली बात हो गई यहां पर, ठीक है। यहां पर अगर बात करें स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज, यानी कि बाढ़ आई, तूफान आया, उसका पानी को कैसे डिस्चार्ज करना है, ठीक है। ग्रीन स्पेस, ग्रीन पार्क बनाने हैं, नॉन मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट बनाने हैं जहां पर इंसान भी पैदल चल सके, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से लेके बेसिक फैसिलिटीज, ताकि इंसान की लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ बनाया जा सके, स्पेशली जो पुअर सेक्शन है समाज का या डिसएडवांटेज है उसको साथ में लेकर चल सके। तो ये बेसिक फैसिलिटीज देने की बात यहां पर की गई। कूड़ा कटरकट साफ हो जाए, पानी का ड्रेनेज हो प्रॉपर तरीके से, पार्क वगैरह यहां पर रहे, पेडेस्ट्रियन रहे, यानी कि चलने की नॉर्मल फैसिलिटीज भी रहे। तो इसके अंदर में अभी और इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है ताकि इनको ढंग से कवर किया जा सके, क्योंकि ये वही मेरे बताने वाली तो बात है नहीं है। दिल्ली के अंदर में आप लोगों ने देखा पानी भरा सड़कों पर, और भाई साहब बेसमेंट के अंदर में एक कोचिंग के अंदर में 3 स्टूडेंट की जान चली गई डूबकर। तो कितनी घटिया चीज है ये कि भाई तुम इतना शानदार मैनेजमेंट कर रहे हो कि वहां पर पानी इतना भर जा रहा है कि लोगों की जान तक चली जा रही है डूबकर, वो भी देश की नेशनल, देश की, हमारे भारत की कैपिटल राजधानी के अंदर में। तो ये इससे ज्यादा बुरी कंडीशन कोई हो नहीं सकती है। तो जरूरी है बेसिक एमिनिटीज जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए। एटलीस्ट यार ऐसी सिटीज में तो प्रोवाइड करो जो कि आप लोग की कैपिटल है, देश की राजधानी है। तो इसको यहां पर इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है, इसकी वजह से स्कीम न्यूज में थी, ठीक है। तो याद रखना, कोई आप लोगों से पूछे स्कीम के बारे में, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, और टाइम टू टाइम यहां पर ये न्यूज में भी रहती है, ठीक है। तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। मैं आशा करता हूं कि अब आप लोग के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, एक बात आप लोगों को पता है, जब अंग्रेज हमारे देश में रूल किया करते थे तो हमारे देश के अंदर में जो हथकरघा थे, यानी कि हाथ से बनाए गए जो सामान है, हैंडलूम जो है बेसिकली, उनकी एक बहुत ही बड़ी इज्जत हुआ करती थी विदेशों के अंदर में, और बहुत महंगे बेचा जाया करता था उनको। पर जब से मशीन का सिस्टम आया वो सारी चीजें बर्बाद हो गई। तो आज की डेट में उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, बचाने के लिए ऐसे ऐसे डे तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि उसको याद किया जा सके। तो विरासत एक तरीके का इनिशिएटिव है इसी डायरेक्शन में, जो कि ऑर्गेनाइज कराया जाता है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसको NHDC बोलते हैं, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा, ताकि इसको एक तरीके से ग्लोरीफाई किया जा सके। जो हथकरघा है या हैंडीक्राफ्ट है, यानी कि हथकरघा या हस्तशिल्प का जो भी कार्यक्रम है, जो भी यहां पर कौशल है, उसको परंपरागत रूप से जो लोग करते हुए आ रहे हैं उसको और अच्छे से हम लोग बढ़ा सकें। तो इसके चलते नेशनल लेवल पर एक डे तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं नेशनल हैंडलूम डे। हर साल 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे जो है वो 7 अगस्त 2015 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने चेन्नई के अंदर में। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि नया नया ताजा ताजा डे हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एम ये है कि जो एफर्ट होता है यहाँ पर स्किल बढ़ाने के लिए, खासकर जुलाहा कम्युनिटी के लिए, तो उसको हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें। यानी कि जो बुनकर हैं, जो जुलाहे हैं हमारे देश के अंदर में, उनके अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट के लिए ये डे है, ताकि उसको अंडरस्टैंड करके हम लोग आगे बढ़े। तो ये नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये पूरा इनिशिएटिव देखने को मिलता है आप लोगों के सामने। इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दूं, जो विरासत है इसके बारे में एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारे देश के अंदर में स्वदेशी मूवमेंट के साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को याद है 7 अगस्त ये जो पर्टिकुलर डे है नेशनल हैंडलूम डे, क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके रखना है कि फर्स्ट डे हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त 1905, ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल है काफी। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, और ये खासकर स्वदेशी कपड़ों के लिए फोकस किया गया था, अंग्रेजी कपड़ों को जलाकर, याद है ना आप लोगों को। तो इसीलिए यहां पर उसके साथ भी आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो हिस्ट्री का भी पार्ट है ये आप लोग के लिए, तो इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेसिकली उनके द्वारा अपॉइंट किया गया, जिनका नाम है यहां पर हर्ष दुरानी, ठीक है।
तो हर्ष दुदानी ये मेंबर बन गए हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। तो यहां पर इसके चलते एक तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गई वैसा अब अपॉइंटमेंट यहां पर, और दूसरा ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है ये न्यूज में आ गया, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है यहां पर उनके तहत में। ये एक रेगुलेटरी बॉडीज है जो पावर सेक्टर को रेगुलेट करता है, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कानून पास कर पार्लियामेंट में बनाई गई है। हमारे देश के अंदर में जो क्वाजाई जुडिशियल भी है, यानी कि ये डिसीजन मेकिंग भी काम करती है, और इसके डिसीजन जुडिशरी के जजमेंट की तरीके से होते हैं। ये 24 जुलाई 1998 में बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। इसका बेसिक पर्पज ये है कि देश के अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, यानी कि बिजली के जो बिल है, या फिर किसी को अगर यहां पर सब्सिडी वगैरह दी जा रही है, या किस तरीके से प्रमोट करना है एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज को, ताकि बिजली का इस्तेमाल करे तो उनका इस्तेमाल करे जो कि सोलर पैनल से बनाई जाने वाली बिजली है, या फिर किस तरीके से जनरेट करने वाली कंपनी है वो टैरिफ कैसे लगा रही है उसको रेगुलेट करना है, तो ये काम करती है। तो एक तो कमीशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा क्या पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है, 1998 में इसको बनाया गया। काम क्या करती है? पावर सेक्टर को रेगुलेट करने का। अब एक चीज मैं और बताऊंगा जो एक्स्ट्रा आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, यानी कि समवर्ती सूची के अंदर में आती है, और लिस्ट में यहां पर जो बेसिकली आइटम नंबर 38 पर इसको रखा गया है। तो ये आइटम नंबर भी फिक्स होते हैं, तो अगर आप लोग इनको भी याद रखें तो कभी एग्जामिनर का दिमाग घूमे थोड़ा सा और डीप में चला जाए तो उससे ज्यादा आप लोग डीप में चले जाओ। तो यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट तो याद रखना ही रखना है। ये 38 नंबर भी अगर याद रख लोगे तो कोई बड़ी दिक्कत होगी नहीं, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा यहां पर एक तरीके से। अगर आप लोग यहां पर एग्जाम में कभी क्वेश्चन बन गया तो एक्स्ट्रा मार्क आप लोग का होगा, क्योंकि नॉर्मली लोग इसको याद नहीं करते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन भी जो होगा वैसे भी फैमिली मेंबर के बीच में ही होगा, किसी और के बीच में नहीं। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी बातें भी आप लोग समझ सकते हैं। क्वालिटी बढ़ाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। हमारे देश में क्वालिटी का ध्यान रखने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उसने यहां पर रैंकिंग यहां पर इनिशिएटिव की, जिसका नाम यहां पर रखा गया सुराज्य। सुराज्य मतलब यानी कि एक तरीके से जनता के वेलफेयर का राज्य, तो इसका नाम दिया गया क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सुराज्य रिकग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। जिससे इनके द्वारा अगर मैं आप लोगों से पूछूं नॉर्मली कि हमारे देश में एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग को शानदार तरीके से डेवलप करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आप लोगों को कौन सा होगा? एक या फिर दो बोल दो। तो सबसे पहले आप लोग बोलोगे यार हेल्थ होना चाहिए, और दूसरा एजुकेशन होना चाहिए अगर समाज को इंप्रूव करना है। तो यहां पर इसी तरीके से वो सेक्टर जो कि देश को आगे लेकर चलेंगे तो उनको इंप्रूव करना है। तो इनिशिएटिव है यहां पर एक्सीलेंस को इनहेंस करने के लिए, ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग अच्छा कर सकें, तभी तो हमारा भारत जो है वो विकसित भारत होगा। तो इसमें शिक्षा, इसी के साथ में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी और गवर्नेंस, तो इन 4 इंडिकेटर को लेकर चला गया ताकि अपने देश के लोगों की लाइफ को हम लोग इंप्रूव कर सकें। तो उसके लिए यहां पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ठीक है, और इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाली बॉडी कौन है? ये है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो हमारे देश के अंदर में इसको बनाया गया 1996 में, ताकि हमारे देश के अंदर में ये क्वालिटी को कंट्रोल कर सके और सिस्टमेटिक वे में देश में अलग अलग सेक्शन में काम कर सके। यहां पर ये एक ऐसी बॉडी है जो कि अलग अलग देश में जो स्टैंडर्ड होते हैं उन स्टैंडर्ड को फॉलो कर हमारे देश के अंदर में इंप्लीमेंट करती है अलग अलग सेक्शन में, ताकि उन स्टैंडर्ड को हम लोग अपने देश के अंदर में लेकर आए। उन्हें कहते हैं कि दूसरों ने अगर कुछ अचीवमेंट कर लिया तो हम लोग सीख लें। हमारे लिए एक इंसान बल्ब बनाकर चला गया, एक तो यह कि यार उस बल्ब का इस्तेमाल करें और आगे चलकर हम लोग नए नए इनिशिएटिव लें, नए नए और चीजों को इन्वेंट करें। एक है कि यार नहीं उसने कैसे बल्ब बनाया, उसने अपने हिसाब से बनाया, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। फालतू की बात होगी ना, उसी में लगे रहो यार, तुम भी आगे मत बढ़ो, तो गलत बात है। तो दूसरों की अगर क्वालिटी कुछ है तो उनसे सीखकर हम लोग आगे बढ़े, तो ये काम करने वाली है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली बॉडी है जो कि शानदार एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है कोई पूछे आप लोगों से, तो याद रखना हमारे देश के अंदर में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, तो उसके अंडर में क्वालिटी कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये बॉडी आती है, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी मिनिस्टर कौन है तो इतना आप लोगों को पता ही होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि पढ़ाई हो रही है अच्छे से। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं स्कीम होगी बहुत पुरानी पर लेकिन न्यूज में होगी, तो डाउट में मत रहना कि पूछी जा सकती है। 2014 में स्टार्ट की गई स्कीम को कोई आप लोगों से आज की डेट में पूछे तो आप लोग बोलो यार 10 साल पुरानी स्कीम पूछ रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है, नेशनल कोस्टल स्कीम ये लॉन्च की गई थी नेशनल कोस्टल मिशन स्कीम के नाम से 2014 में।
ताकि हमारे देश के अंदर में जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया का नाम आप लोग जब याद रखो तो आप लोग अपने देश का मैप जरूर याद रखना कि हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला 5 है वेस्टर्न घाट साइड में। इधर जाओगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल 4 है इस साइड में, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, पर ये मत सोचना वेस्ट की यहां पर कोस्टल में बात करें तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में इक्वल बता दिया मैंने। कुछ ऐसे भी है जैसे यहां पर तमिलनाडु को वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों साइड में कंसीडर किया जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, ये बताइए कि वेस्टर्न घाट में कितने राज्य हैं टोटल मिलाकर और ईस्टर्न घाट में कितने राज्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। टोटल कोस्टल बाउंड्री जो है उसके बारे में बात करता हूं मैं, ये है 7,500 किलोमीटर। तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हम लोगों ने यहां पर काम करना स्टार्ट किया कि एक स्कीम लेकर आते हैं। तो यहां पर ये क्लाइमेट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कोस्टल वाले एरिया पर, यानी कि तटीय क्षेत्र पर। तो इसके लिए हम लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि NAPCC लेकर आए, जिसमें कोस्टल प्रोटेक्शन यानी कि तटीय संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम यानी कि तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, डेवलपमेंट कैसे करना है तो सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी बनाए जा रहे हैं वहां पर इन सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इनहेंस करना है क्लाइमेट रेजिलिएंट, यानी कि कल को कुछ उल्टा सीधा होने भी लगे तो उसके लिए तैयार रहना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने की, और उसके हिसाब से यहां पर ये काम करती हुई नजर आती है। क्योंकि तटीय क्षेत्र आप लोग जब लेकर चलते हो तो भाई साहब यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि समुद्र के अंदर में जो आज की डेट में जीव जंतु रह रहे हैं तो उनकी भी लाइफ है, उसके बारे में भी ध्यान देकर आप लोग को चलना है, ना कि अपने अपने बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ओके। कई बार कई सारे जो एरिया हैं वो न्यूज में रहते हैं, ऐसा ही है एक यहाँ पर, ये है जुआंगा ट्राइब। जुआंगा ट्राइब पर्टिकुलरली वनरेबल कम्युनिटी है, यहाँ पर कहां पर आती है, उड़ीसा के अंदर में। तो उड़ीसा के अंदर में यहाँ पर PVTG की कैटेगरी में है, यहाँ पर ये मुंडा एथनिक कम्युनिटी के अंडर में आती है। यहाँ पर बात करिए तो क्योंझार, इसी के साथ में यहाँ पर डकनाल, और नेक्स्ट हो गया यहाँ पर यह अंगुला, और यहाँ पर जयपुर, ठीक है। जैजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये रहती है यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी उड़ीसा के अंदर में अप्रूव किया गया हैबिटेट राइट पर्टिकुलर एरिया के अंदर में रहने के लिए। तो ये जो जुआंग डेवलपमेंट एजेंसी है स्टेब्लिश की गई थी 1975 में, और यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि मैं आप लोगों को यहां पर बार बार बता रहा हूं, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको लेकर आप लोग यहां पर याद रखेगा, क्योंकि हिली एरिया भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कौन सा हिली एरिया है, तो यहां पर गोनासिका हिल है, यहां पर बेसिकली कंजोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये मेले ट्राइबल कम्युनिटी। ये लगभग 35 विलेज है, 6 ग्राम पंचायत आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके तहत में ब्लॉक भी हैं आप लोग के मोर देन 20 और येट टू बी कवर्ड। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इस ट्राइबल कम्युनिटी की एक तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है, कौन से एरिया में पाई जाती है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। जो वर्ड है यहां पर, जिसका जो जुआंग का मतलब होता है मैन, मैन इन लैंग्वेज जब आप लोग बात करेंगे तो इसका मतलब मैन होता है, यानी कि पेट्रियारिकल डोमिनेटेड सोसाइटी है यहां पर इस कम्युनिटी की, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, जो कि कई बार आप लोगों से पूछा भी जाता है। तो इनके रिलीजियस बिलीफ जो है ये गॉड सन को मानते हैं, अर्थ की पूजा करते हैं, नेचुरली आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इनका लाइफ स्टाइल जो है अपना वही अपना खेती बाड़ी करना और उस तरीके से लाइफ को थोड़ा बहुत एंजॉय करना, गैदर करना, गैदरिंग वगैरह वो सब चीजें, ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, और ऐसी जो इनिशिएटिव है सरकारों के आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है ग्रेन ATM के बारे में, जिसका नाम रखा गया अन्नपूर्ति, और ये स्टार्टिंग में अभी रिसेंटली यहां पर लॉन्च किया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो भारत में पहली बार ऐसा ATM जिससे नॉर्मली पैसे निकलते थे। अच्छा, ATM की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। यहां पर बात की गई किसके बारे में, ATM मशीन, नॉर्मली पैसे की जगह खाना यानी कि ग्रेन अनाज निकलेगा। तो इंडिया का फर्स्ट राउंड द क्लॉक यानी कि 24/7 चलने वाला ये ATM होगा, जिसमें यहां पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया, डिजाइन एंड डेवलप किया गया हमारे देश के अंदर में WFP इंडिया के द्वारा। इसमें यहां पर आप लोगों को टाइप ऑफ क्वालिटी जो फूड ग्रेन देखने को मिलेगा, ताकि यूनिवर्सली एक्सेस फूड जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके। यहां पर खासकर जो वेटिंग लाइन रहती है ना, सड़कों पर खड़े रहते हैं भाई साहब जब खाना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो इन्होंने बोला कि यार तो आप लोगों को सड़कों पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, हम तुमको खाना प्रोवाइड कराएंगे, और सोलर पैनल के साथ में कनेक्ट कर ऑटोमेटिक रिफिलिंग इसके अंदर में होती रहेगी। तो बड़ा शानदार इनिशिएटिव यहां पर देखने को मिला। अब क्या हमारे देश के अंदर में ये पहला है? जी हाँ, हमारे देश के अंदर में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया का फर्स्ट ग्रेन इनिशिएटिव, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि और जगह यहां पर इनिशिएटिव नहीं स्टार्ट किया गया, ये उड़ीसा का पहला है। हरियाणा के अंदर भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था गुरुग्राम के अंदर में,
और इंडिया का फर्स्ट ग्रेन एटीएम हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के अंदर में स्टार्ट किया था। उड़ीसा के अंदर में फर्स्ट जो है भुवनेश्वर में आप लोग को देखने को मिला। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ये जब कोई ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है तो क्या हमारे देश में ये अपने आप से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे प्रोग्राम? इसमें याद रखिएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये मिलकर काम कर रहे हैं यहां पर, एक तो जो कि इस तरीके के प्रोडक्ट को डिजाइन किया जा रहा है, और साथ ही साथ में हमारे देश के अंदर में जो काम चल रहा है यहां पर, ये अलग अलग एरिया में इस चीज को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसका है? ये है यूनाइटेड नेशन का। तो याद रखना यूएन आप लोगों से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी लिखा हुआ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिलकर फर्स्ट ग्रेन इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जबकि इंडिया का फर्स्ट ग्रेन एटीएम जो है हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अन्नपूर्ति के नाम से आप लोग यहां पर इसको याद रख सकते हैं। अभी अलग अलग राज्य में स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए, तो इसको लेकर अब कोई डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। अगर गांव में आप लोग रहते हैं तो बिजली को लेकर कितने परेशान होते होंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बात की जा रही है मॉडल सोलर विलेज के बारे में, ताकि गांव के अंदर में सोलर सिस्टम को लगाया जा सके। विलेज के अंदर में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सरकार ने टोटल 800 करोड़ रुपए का खर्च करने की बात की गई। अगर कोई भी यहां पर आकर लेना चाहता है लोन इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, तो हाउस होल्ड को यहां पर सब्सिडी भी दी जाएगी नेशनल के थ्रू यहां पर देश के अंदर में, और साथ ही साथ में कोलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा लगभग 7% के टाइम पर। अगर बात करें इंस्टॉलेशन आप लोग का यहां पर चार्ज इतना सस्ता रखा जा रहा है ताकि पूरे देश के अंदर में हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकें। तो यानी कि एक तो इनहेंस करेगा जो इंडिपेंडेंस रहेंगे यहां पर एनर्जी को लेकर कि बिजली आए नहीं आए, ये फालतू का झंझट ही खत्म हो जाएगा। इसी के साथ में इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आप लोगों को यहां पर लेस होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो बिजली बनाई जाती है देश के अंदर में वो सारी की सारी मैक्सिमम आज भी कोयले से बना रहे हैं हम लोग यहां पर। इकोनॉमिकली इंपावर होंगे, यानी कि जो बिजली के ऊपर में खर्च था वो कम होगा, लोगों का जो बिजली बिल जा रहा था वो कम होगा, और अपने ही पैरों पर खड़े होंगे और उस पैसे को इस्तेमाल कर बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ में इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत सारे फायदे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये पॉजिटिव हो गया और इंपॉर्टेंट भी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देश के अंदर में कई सारी स्कीम चलाई जाती है, पर लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही लेवल पर ग्राउंड तक पहुंचे। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसको KGBV बोला गया, तो यहां पर ये स्कीम चलाई गई थी। इसमें NCERT ने रिपोर्ट किया अभी यहां पर कि इसके अंदर में जो पैसा खर्च किया जा रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर में सेफ्टी को लेकर, उसमें कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना ये पर्टिकुलर स्कीम जो थी वो एक रेजिडेंशियल स्कीम है, जिसमें गर्ल्स को यहां पर एक तरीके से हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी सरकार की साइड से। इसलिए 2004 में स्कीम लॉन्च की गई। एम यही था कि भाई साहब ऐसा सेक्शन सोसाइटी में जो पिछड़ा हुआ है, इकोनॉमिकली काफी और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन है, उनको ये स्कीम प्रोवाइड कराएंगे। प्राइमरी बेनिफिशियरी गर्ल यहां पर 10 से लेकर 18 की एज में, खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती, और यहां पर ये 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई इसके अंदर में। तो ये इसलिए न्यूज में आ गई क्योंकि इसके अंदर में घपले देखने को मिल रहे हैं, यानी कि प्रॉपर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस स्कीम के बारे में कि क्या स्कीम लॉन्च की गई, किसके लिए है, किस एज से किस एज की लड़कियों के लिए है, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास की लड़कियों के लिए है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं इसके बारे में, तो हल्का सा आप लोग को आइडिया जरूर होना चाहिए। ठीक है ना। आप लोगों से ये पूछूंगा हमारे देश के अंदर में टोटल नंबर ऑफ माइनॉरिटीज कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि उन माइनॉरिटीज के नाम क्या है। चलो मैं बताता हूं, टोटल 6 माइनॉरिटी है। मुस्लिम का बताइए सबको, सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट। 2 माइनॉरिटी का और नाम बता दीजिए, देखता हूं कौन बताता है। उनमें से एक तो मैं डिस्कस कर लूंगा, चलो एक बच गई, उसका नाम बता देना। हमारे देश के अंदर में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट लेकर आया गया 1992 में। उसने यहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी को बेसिकली कैसे लेकर हम लोग चल सकते हैं उसके फायदे के बारे में बात की। तो अभी पारसीज कम्युनिटी को यहां पर कैसे लेकर चल सकते हैं उसके लिए स्कीम आई जियो पारसी कम्युनिटी की। रीजन क्या है जियो पारसी कम्युनिटी? भाई ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिनकी संख्या जो थी वो, जब आज की डेट में अगर इनकी संख्या देखोगे और पहले जो इनकी संख्या थी उसमें काफी बड़ा बदलाव आज की डेट में हो चुका है। यानी कि 1941 में इनकी संख्या देखी गई जियो पारसीज कम्युनिटी की, तो 1941 में इनकी संख्या जो थी वो लगभग सेंसस के हिसाब से थी यहां पर 1,15,000 के करीब। पर जब 2011 का सेंसस लाया गया सामने तो इनकी संख्या हो गई 57,264। तो यहां पर यह बोला गया यार ये इनकी संख्या घटती जा रही है, तो आखिर क्या दिक्कत है वो देखा जाए और उसको यहां पर इंप्रूव किया जाए। पारसीज कम्युनिटी को जो राष्ट्रीयन भी आप लोग बोलते हैं, तो ये वही कम्युनिटी है। तो इसलिए सरकार ने इंट्रोड्यूस की यहां पर एक स्कीम 2013 में, और एम यह था कहा कि पॉपुलेशन जो है वो यहां पर इनकी इंक्रीज की जा सके पारसी कम्युनिटीज की, और 3 कंपोनेंट पर फोकस किया, मेडिकल असिस्टेंस, एडवोकेसी और हेल्थ जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि ऑल द कपल इररेस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेशन की कैसे फाइनेंशियली वो वीक है या फिर कैसे भी है,
पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ माइनॉरिटी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने इसको स्टार्ट किया, ताकि देश में सारी कम्युनिटी जो है वो प्रॉपर तैयार रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कम्युनिटी खत्म होगी यहाँ पर, ठीक है। तो मदद हमारी मंजिल आपकी, इसको लेकर सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के तहत भी यहाँ पर इसको बोला गया कि जियो पार्सिस कम्युनिटी के लिए स्कीम लेकर आते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन आना कतई नहीं है। जब देश में बारिश होती है सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो होती है फ्लड यानी कि बाढ़। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया यहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन CWC के द्वारा ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए फ्लड की, ताकि पता चले। तो ये पर्टिकुलर इसका मतलब है फ्लड वॉच इंडिया 2.0। तो सबसे पहले तो ये याद रखना, फ्लड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा रियल टाइम में, वास्तविक समय में, स्टेट वाइज, बेसिन वाइज की कहां पर देखने को मिल सकता है, सैटेलाइट से डेटा लेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हिंदी और इंग्लिश में डेटा दोनों में अवेलेबल रहेगा यहाँ पर। तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि देश के अंदर में ऐसे एरिया जहां पर फ्लड काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं, लगभग 592 यानी 600 के करीब एरिया, उनको प्रॉपर हम लोग ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग के एरिया में कहीं पर फ्लड आती है तो इसको आप लोग जरूर अपना पार्ट बनाइएगा, बेसिकली अपने मोबाइल के अंदर में। जैसे नहीं SLV एप्लीकेशन आप लोग के मोबाइल में होगा ना, सबके SLV एप्लीकेशन, किसके में SLV एप्लीकेशन नहीं है वैसे? अगर नहीं है तो जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि फ्री क्विज भी वहां पर चलते हैं आप लोग के लिए, काफी सारे टेस्ट भी आप लोग को देखने को मिलते हैं, बहुत सारी डेमो क्लासेस हैं आप लोग के लिए, तो उनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि वो आप लोग के फायदे के लिए मोस्ट क्वालिटी और अफोर्डेबल डेटा आप लोग को वहां पर मिल जाता है। तो इनको आप लोग जरूर फायदा उठाइए, ठीक है ना। दो चीजें कवर होंगी, एक तो PM सीरीज स्कीम हमारे देश के अंदर में और प्रेरणा प्रोग्राम। PM सीरीज स्कीम क्या थी, इसको बोला गया था प्राइम मिनिस्टर फॉर राइजिंग इंडिया। तो देश के अंदर में जो स्कूल्स हैं उनकी संख्या को सही तरीके से अच्छे लेने की बात की गई, ताकि स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, ये सारी चीजें ऐड करने की बात की गई। उसी के अंदर में है प्रेरणा प्रोग्राम। इसमें लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के द्वारा, ताकि एक्सपेरिमेंट भी किया जा सके, यहाँ पर इंस्पायर किया जा सके लर्निंग प्रोग्राम को। वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी चलाया गया, सेलेक्ट किया जाएगा 9 से लेकर 12 के 20 बच्चों को, ताकि उनकी जो लर्निंग फैसिलिटीज हैं उनको और अच्छे से इंप्रूव कर सकें। तो उसके लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी और एक तरीके से हेरिटेज का मिक्स कर उनके साथ में एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये प्रेरणा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में था। तो प्रेरणा प्रोग्राम और PM सीरीज, ये कॉम्बिनेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा, ताकि लर्निंग आउटकम को देश के अंदर में बढ़ाया जा सके। पुराने टाइम में बहुत सारी मूवीज हुआ करती थी कि किसी की पेंशन आ गई है, स्कीम का पैसा आ गया तो उनको मिल नहीं पाता था। यहां पर ऐसा ही भविष्य सॉफ्टवेयर ये लेकर आए, ताकि पेंशन को जो भी है और पेमेंट को ट्रैक किया जा सके। लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर वेलफेयर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट जो है, बेसिकली मिनिस्ट्रीज और कई सारे जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए, ताकि सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट किया जा सके इसको। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर डिले होता था कई बार पेंशन को प्रोसेस करने में। अब उनके अकाउंट में डायरेक्ट पेंशन पहुंचेगी बिना किसी इंटरफेयर के साथ में, और वो ट्रैक भी कर सकते हैं कि भाई कब तक उनकी पेंशन उनको मिल जाएगी। तो भविष्य है बेसिकली प्रमोट करने के लिए डिजिटल इंपावरमेंट और ईज करने के लिए पेंशनर की लाइफ, कि भाई पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी सर्विस दी, पेंशन टाइम पर नहीं मिल रही है, तो दिक्कत है दुनिया भर की। तो इसको कैसे सोल्यूशन निकालोगे, इसके लिए यहां पर ये इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिला। ओके, कई बार देश के अंदर में ऐसा होता है कि कई सारी स्कीम लॉन्च करते हैं, उसके फायदे चलते रहते हैं, कई बार इंसान की जान चली जाती है पर पैसा जाया जा रहा है, तो यहां पर उनका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। तो एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि चिट्ठी वाला विभाग, ये वेरिफिकेशन करेगा PMEGDP के तहत में। आखिर क्या है भाई साहब, ये है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम है, उसके लिए यहां पर वेरिफिकेशन जाएगा। ये लॉन्च किया गया था 2008 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और ये है क्रेडिट लिंक सब्सिडी, यानी कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 50 लाख है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप लोग बात करें और 20 लाख है सर्विस सेक्टर में, तो इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार की साइड से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत में। तो उसके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। इसमें वेरिफिकेशन जरूरी है यार, पैसा लगा अच्छा खासा, तो इसके तहत यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, एक तरीके से हल्का सा याद रख सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है विज्ञान धारा स्कीम के बारे में। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें मैं बहुत सारी स्कीम डिस्कस कर रहा हूं, यहाँ पर ये सारे टॉपिक जो हैं वो अलग अलग सेक्शन में भी कंसिडर किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैसे चाहे तो ये टॉपिक हम लोग साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में कवर कर सकते हैं, पर लेकिन ऐसे ही मैंने बहुत सारे टॉपिक जो हैं, क्योंकि स्कीम्स है वो, तो मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं सारे के सारे,
ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यार अलग अलग सेक्शन में भी वरना इनको कंसिडर किया जा सकता था। जैसे ये टॉपिक बहुत सारे ऐसे हैं, कोई साइंस एंड टेक का है, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई सा है सेक्शन का, तो यहाँ पर ये सारी स्कीम में डाल दिए हैं, ठीक है। तो वरना अलग अलग सेक्शन में जाते हैं सारे के सारे, स्कीम में इसलिए डाले ताकि स्कीम एक जगह का आप लोगों की इकट्ठी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर विज्ञान धारा जो स्कीम है ये साइंस एंड टेक को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमारे देश के अंदर में, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये स्कीम पता है आप लोगों को मैं बता दूं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये स्कीम जो है 2021 और 2022 में स्टार्ट की गई थी, 2025-2026 तक के लिए, ताकि हमारे देश के अंदर में हम लोग साइंस एंड टेक पर काम कर सकें। और इसमें बात की जा रही थी SIT, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को कैसे हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहां पर इस चीज को लेकर चल रही थी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी है इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, रिसर्च करने के लिए, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन सब चीजों पर फोकस देने के लिए हम लोगों ने काम किया। तो ये पर्टिकुलर जो एक रिकमेंडेशन थी ये अप्रूव या फिर प्रपोज की गई थी 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, जिससे कि पता चले। और इसका बेसिक पर्पज ये था विज्ञान धारा का कि ऑल प्रोग्राम अंडर विज्ञान धारा ये अलाइन करेंगे 5 ईयर गोल के साथ में, जो कि देश को विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक का। 5 ईयर गोल मतलब जो फाइनेंस जो ईयर है हमारा, जो फाइनेंशियल जो एक तरीके से फाइनेंस कमीशन का जो ड्यूरेशन है, तो उसके साथ में अलाइन करते हुए चलेंगे। तो इसके साथ में इसको अलाइन किया गया, तो इसलिए इसको रिकमेंड किया गया और इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये टॉपिक मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं, पर यहां पर इसको कवर करने का एक बेसिक पर्पज है ताकि और क्लैरिटी आए और जो सरकार के द्वारा इस स्कीम में अपडेट की गई है उसके बारे में भी आप लोगों को पता चले। पुराना डेटा कई बार क्वेश्चन गलत करा देता है। मुद्रा योजना हमारे देश के अंदर में स्टार्ट की गई थी ताकि जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको लोन दिया जा सके। तो 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी और इसमें बात की गई थी कि 10 लाख तक का हम लोग लोन प्रोवाइड कराएंगे नॉन कॉर्पोरेट, यानी कि जो किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, नॉन फार्म यानी कि एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड नहीं है, और नॉन एक तरीके से माइक्रो एंटरप्राइज रहेगा। तो यहां पर कहने का मतलब है कि जिन सेक्शन में ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं सरकार की, उन सेक्शन में यहां पर ये इसका लोन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, उनमें प्रोवाइड कराएंगे जिन सेक्शन में कोई काम कर नहीं रहा है, अगर उनमें करना चाहता है। तो इसके लिए यहां पर इन्होंने दिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको PMMY बोला गया या फिर मुद्रा योजना बोला गया। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसने 3 कैटेगरी में सारे बिजनेस को डिवाइड कर दिया। पहला बोला शिशु, दूसरा बोला किशोर और तीसरा बोला तरुण। शिशु का मतलब ये थी कि जैसे शिशु नहीं, बच्चा पैदा हुआ है, जस्ट अभी छोटा सा शिशु है, तो उसमें बोला गया कि इसमें बोला गया 50,000 तक का लोन यहां पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। दूसरे बोला इन्होंने किशोर में बोला इन्होंने 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराएंगे। तीसरा बोला इन्होंने तरुण का मतलब था कि भाई अब जवान हो चुका है, तो यहां पर 5 से लेके 10 लाख तक का यहां पर लोन प्रोवाइड कराया जाएगा बिजनेस को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को यहां पर याद रखना है। ये सारी तो आप लोग जानते हैं बातें, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने खुद ने इसको पढ़ा है यहां पर लेकिन अभी नया अपडेट क्या है आप लोग यहां पर वो सुनिएगा। अभी नया अपडेट यहां पर ये है कि जो ये रिसेंटली जो 10 लाख था यहां पर, ये बजट में रिसेंटली अभी बढ़ाकर इन्होंने ये 10 लाख का इन्होंने 20 लाख कर दिया गया है। यानी कि यहां पर जो बजट प्रस्तुत किया गया था, वैसे तो स्कीम तो 2015 की है, पर लेकिन 2024 में जब बजट प्रस्तुत किया गया तो यहां पर ये 10 लाख वाली कैटेगरी इन्होंने बढ़ाकर 20 लाख कर दी। तो आगे कोई क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो अब आप लोगों को तरुण की कैटेगरी में 20 लाख याद रखना है, ना कि 10 लाख, ठीक है। तो ये चीज एक थी जो कि नया अपडेट है, जिसको लेकर आप लोगों के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप लोग इसको याद रखोगे। एजुकेशन से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आगे भी आप लोगों को काफी ज्यादा यहां पर ये डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि इसका टारगेट ये है कि पूरे देश के अंदर में हम लोग यहां पर एजुकेशन को प्रॉपर इंप्लीमेंट करें। नाम इसका रखा गया है NILP। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाने वाला प्रोग्राम, जिसमें ये फोकस है कि हम लोग ओनली फंडामेंटल लिटरेसी या फिर न्यूमरेसी को ही कवर नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग कवर करेंगे दूसरे कंपोनेंट की जो कि नेसेसरी है सिटीजन के लिए 21st सेंचुरी में, ताकि उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इस तरीके से यहां पर इसको लेकर चला जा रहा है। और यहां पर बात की जा रही है कि जो स्कीम है वो कवर करेगी नॉन लिटरेट जिनकी एज है 15 साल या फिर उससे ऊपर की, तो उनके लिए इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा पूरे देश के अंदर में, चाहे कोई स्टेट हो चाहे कोई यूनियन टेरिटरी हो। अब एक बात आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है, जो ध्यान से सुनिएगा यहां पर,
कि नॉर्मली हमारे देश के अंदर में एक स्कीम चलती है जिसमें हम लोग बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट बनाते हैं। तो उसमें आप लोगों को पता है हम लोग किस साल से किसके लिए कवर करते हैं, तो 6 से लेके 14 साल के बच्चों को हम लोग वहां पर कवर करते हैं। तो ऑलरेडी वो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो 15 साल रखने का रीजन यही है कि 14 साल तक के बच्चों को तो ऑलरेडी हम लोग फंडामेंटल राइट के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। बताइए कौन से आर्टिकल के थ्रू है और कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था और किस साल में किया गया था। तो ये तो सारी चीजें याद है ना। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 के अंदर में 21A ऐड कर दिया गया था। पार्ट 3 में इसको फंडामेंटल राइट बना दिया था। इसी के साथ में फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया गया था यहाँ पर, 11वीं ड्यूटी पेरेंट्स के लिए। तो वो सब हमारा 14 साल तक के है, पर 15 से लेके अभी यहाँ पर आगे चीजें लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये फोकस है थोड़ा सा उन लोगों पर जो कि थोड़े से जवान हैं, ठीक है। तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर नॉन लिटरेट को कवर किया जा रहा है जो कि कहीं कोई कैसी भी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जो कि सारी स्कीम से बाहर है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये स्कीम हमारे देश के अंदर में लॉन्च की गई थी। ये भी बेसिकली टारगेट है कि 2022 से लेकर 2027 तक है। फिर से यहाँ पर न्यूज में थी। अच्छा खासा पैसा सरकार खर्च कर रही है और टारगेट ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल, ताकि एडल्ट एजुकेशन जो है हमारे देश के अंदर में, यानी कि जो नवयुवक हैं उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके 15 साल से ऊपर के लिए। तो ये बेसिक पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। वैसे तो स्कीम बहुत पुरानी है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आना भी इसको चाहिए था नॉर्मली देखे तो इकोनॉमी वाले सेक्शन के अंदर में, पर लेकिन क्योंकि स्कीम वाले सेक्शन में इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी का पार्ट है, स्कीम भी है यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों 2014 में स्टार्ट की गई और 2024 तक यहाँ पर इसके पूरे 10 साल पूरे हो गए थे। तो इसके चलते यहाँ पर इस स्कीम को 10 साल का सेलिब्रेशन किया गया। तो धूमधाम से इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया कि लोगों के हाथ में बैंकिंग दी गई जिनके हाथ में बैंकिंग नहीं थी, सिक्योर किया गया यहाँ पर जो कि अनसिक्योर थे, पैसा इधर उधर रखते थे, फंडिंग की गई अनफंडेड को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। इसके 6 पिलर रखे गए थे, ठीक है। तो इसमें कई सारे फोकस किए गए वैसे तो, पर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग, बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करना, क्रेडिट गारंटी, इंश्योरेंस लेकर चलना यहाँ पर, बीमा वगैरह। तो ये सारी चीजें इंक्लूड की गई यहाँ पर इसके अंदर में। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो इसके कुछ की फीचर्स भी हैं यहाँ पर। इसका बेसिक पर्पज एक वर्ड याद रखेगा, वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि उन लोगों के हाथ में बैंकिंग सिस्टम को प्रोवाइड कराना जिनके हाथ में बैंकिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो ये बेसिक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस स्कीम के बारे में, तो बेसिक आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो ये थे हमारे सेक्शन जिसमें मैंने पॉलिटी और स्कीम्स कवर की। और यहाँ पर वैसे तो कहने के लिए स्कीम्स थी, पर लेकिन मैंने सारे अलग अलग सेक्शन के, जैसे कोई इकोनॉमी के सेक्शन का है उसको भी कवर कर दी स्कीम, कोई यहाँ पर साइंस एंड टेक का है उसको भी कवर कर दी, एग्रीकल्चर का है कोई उसको कवर कर दी, कोई हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है उसको कवर कर दी। तो बहुत सारे अलग अलग सेक्शन भी मैंने यहाँ पर कवर कर दिए स्कीम में एक साथ इकट्ठे कर। तो कोई इसको लेकर अब आप लोगों के मन में डाउट नहीं होना चाहिए। जब रिवीजन करना होगा फटाफट आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोग इसको भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो कैसा लगा ये सेक्शन, जो कॉम्बिनेशन था कई सारे सेक्शन का, तो डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर में हम लोग जो रिपोर्ट्स होती हैं या फिर कोई इंडेक्स होता है या फिर कोई अवार्ड होता है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन बना के जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉर्मल अवार्ड तो सब कवर कर लेते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे अवार्ड जो कि नॉर्मली ज्यादा न्यूज में नहीं रहते हैं, पर लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एक अवार्ड है नेशनल यहाँ पर मेटलर्जिस्ट अवार्ड। मेटलर्जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हिंदी में धातु कर्म बोलते हैं। वो नहीं कहते कि एक तरीके से धातु को पिघलाकर धातु और एक्सपेरिमेंट करके नई नई धातु बनाना। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आने वाला ये पर्टिकुलर सेक्शन है, जिसमें उन लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट किया गया था इसको 1962 में हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड माइंस के द्वारा, ताकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं मेटलर्जी के फील्ड में, तो यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है, यानी कि सम्मानित किया जा सके जिन्होंने धातु कर्म या फिर धातु कर्मवादी जो है उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो यहाँ पर एनुअल बेसिस का अवार्ड है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को स्टार लगाकर याद रखनी है, ये ओनली भारतीयों यानी कि इंडियंस को दिया जाता है। फर्स्ट अवार्ड जो था, क्योंकि ये 1962 में स्टार्ट किया गया, तो अगले ही साल 1963 में दे दिया, और तब से लेकर हर साल ये अवार्ड दिया जाता है।
तो याद रखना इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेशनल मेटलर्जी अवार्ड के बारे में। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री दे रही है, क्यों दे रही है, कब से स्टार्ट किया गया, तो बेसिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अब एक छोटा सा पॉइंट इसमें आप लोग जरा सा और याद रख लेना कि यहां पर ये जो अवार्ड है ये 4 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो इंसान है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट, भाई साहब शानदार परफॉर्मेंस देखे गया। एक नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड यहां पर इसके अंदर में देखने को मिलेगा। यंग मेटलर्जिस्ट अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, और अवार्ड फॉर R&D, आयरन और स्टील के फील्ड में जो करते हैं वहां पर इन्वायरमेंट्स के पॉइंट्स ऑफ से या फिर मेटल के पॉइंट ऑफ से जो कुछ नया डेवलपमेंट करता है, तो उनको ये अवार्ड यहां पर इस कैटेगरी में दिए जाते हैं, ठीक है। तो 4 कैटेगरी एटलीस्ट आप लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, वैसे क्वेश्चन कई बार कुछ पूछ लिए जाया करते हैं, ओके। जब हम लोग अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी रिपोर्ट और उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है यहाँ पर, रिपोर्ट्स के बारे में अपने देश के साथ साथ में। तो यहाँ पर बात करें ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, जिसका नाम इन्होंने गेन रखा। तो गेन जो है यहाँ पर ये देश के अंदर में ये चेक करते हैं कि भाई साहब कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग देश के अंदर में क्या कोई कुपोषण का शिकार है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। स्विस बेस एक फाउंडेशन है, यूनाइटेड नेशन के साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन में 2002 में, ताकि ह्यूमन यानी कि इंसान जो सफर कर रहे हैं मेल नरिशमेंट से, उनके ऊपर में फोकस किया जा सके। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को स्विट्जरलैंड जनेवा में देखने को मिलेगा। ये वर्क करती है गवर्नमेंट के साथ में मिलकर, बिजनेस के और सिविल सोसाइटी के, और फाइनेंशियल भी प्रोवाइड कराती है सपोर्ट और टेक्निकल भी, ताकि डिलीवर किया जा सके न्यूट्रिशियस फूड उन लोगों को जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। तो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की इसके द्वारा ये कोशिश की जाती है। तो क्या है नाम इसका, तो नाम याद रखना गेन। तो इसने बताया कि न्यूट्रिशन इन्वेस्टमेंट इन एग्री फूड सेक्टर जो है वो रिड्यूस करता है बेसिकली जेंडर इनइक्वलिटीज को। तो इसके ऊपर में आप लोग फोकस कर सकते हैं ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। इसमें यहां पर 6 ये एरिया में फोकस करते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं कि जो फूड होता है उसका फोर्टिफिकेशन कैसे करने हैं, इसी के साथ में किस तरीके से यहाँ पर बेटर जो एक तरीके से एक इंसेंटिव्स दिया जा सकता है पुअर सेक्शन को, साथ ही साथ में कैसे प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डायलॉग के थ्रू भी काम कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में, और रीथिंक कर सकते हैं जो सिस्टम अभी चल रहा है। तो गेन जो इनिशिएटिव है वो डायरेक्ट आप लोगों से कोई पूछे तो ये छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन भी है इस इनिशिएटिव के बारे में। यहां पर बात की जा रही है XISC के जो हेड थे यहाँ पर, जिनका नाम है पद्मानभन। तो यहां पर इसी के साथ में चंद्रयान के जो टीम मेंबर हैं उनको यहां पर पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP, जिसको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि किसी ने शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जिस इंसान ने चंद्रयान उड़ा दिया उससे शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन और क्या होगा। तो यहां पर रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर जो भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका अलग अलग फील्ड के अंदर में, तो टोटल 13 डोमेन में ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड की जो कैटेगरी यहां पर नाम आप लोग देखते हैं, जैसे विज्ञान रत्न हो गया, ठीक है, विज्ञान श्री अवार्ड हो गया, विज्ञान युवा जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हो गया, इसी के साथ में विज्ञान टीम अवार्ड हो गया। तो ये अलग अलग कैटेगरी में इस तरीके से यहां पर अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए या फिर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। हमारे देश के अंदर में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाता है, ताकि जो इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग है उनको हम लोग बता सके कि कौन सा इंस्टीट्यूट हमारे देश में टॉप पर है, और इससे उन बच्चों को फायदा होता है जो आगे एडमिशन लेना चाहते हैं किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट के अंदर में। तो जैसे JNU हो गया, DU हो गया, ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में इनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको NIRF बोला जाता है, ये हमारे देश के अंदर में कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर में इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि हम लोग ये बता सकें कि हायर एजुकेशन हमारे देश के अंदर में किस लेवल पर स्टैंडर्ड को बनाए हुए हैं। और इसके चलते अलग अलग कैटेगरी में, चाहे कोई यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट या फिर कोई और दूसरे अलग अलग लेवल पर ये कॉलेजेस हैं, उनका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया जाता है। तो जब ये रैंकिंग तैयार की गई यहाँ पर, तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ये IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली एम्स, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, JNU, ये आप लोग को टॉप 10 कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। यानी कि टॉप पर है IIT मद्रास और फिर IISc बेंगलोर। तो ये आप लोग याद रखना, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे और यहाँ पर दिल्ली, ये टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। इसी के अंदर में अगर अलग अलग आप लोग देखोगे, जब कैटेगरी में इनको यहाँ पर डिवाइड किया जाता है,
तो एक ये लिस्ट भी आप लोगों के सामने है कैटेगरी में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। तो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे टॉप पर है आईआईटी मद्रास, फिर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। यूनिवर्सिटीज में सबसे टॉप पर है आईएससी बेंगलोर, फिर जेएनयू और फिर है जीएमआई न्यू दिल्ली। ओवरऑल इंस्टीट्यूशन में सबसे टॉप पर है आईआईटी मद्रास, आईआईसी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे। मैनेजमेंट में आप लोगों को बताइए आईएम अहमदाबाद सबसे टॉप पर आता है, फिर है आईएम बेंगलोर, फिर है आईएम कोझिकोड। मेडिकल में इसी तरीके से एम्स हो गया, ये पीजीएमआईआर चंडीगढ़, इसी के साथ में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो वैल्यूर हो गया। कॉलेज में यहां पर बात करें हिंदू कॉलेज हो गया, ये इसी के साथ में मेरेंडा हाउस दिल्ली। ये तीनों के तीनों आप लोगों को दिल्ली के देखने को मिलेंगे। सेंट स्टीफन जो कि बेस्ट कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, फिर जैसे अन्ना हो गई चेन्नई वाली, ठीक है, ये कोलकाता की हो गई। तो थोड़ा सा इनको भी आप लोग देख लेना अलग अलग कैटेगरी में। तो फायदा क्या है, अब यहां पर फायदा ये है, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको आज की डेट में लॉ के इंस्टीट्यूट के थ्रू जाना है, तो उसको पता है कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली बेंगलुरु के अंदर में वो बेस्ट है, तो यहां पर एडमिशन ले यार जाकर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है दूसरे नंबर पर है, या फिर यहां पर ये हैदराबाद वाला हो गया, तो इससे समझ सकते हैं। आर्किटेक्चर किसी को जाना है अगर करने, तो आईआईटी रुड़की बेस्ट है, उसमें आईआईटी खड़गपुर दूसरे नंबर पर है, एनआईटी कालीकट तीसरे नंबर पर है। अगर ओपन यूनिवर्सिटी में जाना है तो सबसे बेस्ट कैटेगरी में आती है इग्नू, ठीक है, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के अंदर में है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के अंदर में है, फिर इनके थ्रू जा सकते हैं। इनोवेशन में जाना है तो आईआईटी बॉम्बे सबसे टॉप पर देगा, मद्रास दूसरे पर, आईआईटी हैदराबाद तीसरे पर। एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर में काम करने हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर में है, ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों को यहां पर करनाल यानी कि ये देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर में। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के अंदर में रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर डेंटल में जाना है तो ये अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सेक्टर से ये फायदा हो जाता है कि एक तो ये पता चलता है कि टॉप नॉच इंस्टीट्यूट उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन से हैं, तो वहां से उसमें उनकी रेपुटेशन तो बढ़ती है इंटरनेशनल लेवल पर भी। साथ ही साथ में बच्चों के लिए गाइडेंस का काम हो जाता है यहाँ पर कि कौन से इंस्टीट्यूट में आप लोग को जाना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग मानी जाती है देश के अंदर जब इंस्टीट्यूशन को हम लोग कवर करते हैं, तो ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अच्छा आप में से कौन सी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो, यानी कि किस कैटेगरी में आप लोगों ने अपनी जो है बेस्ट जो यूनिवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलती है, या फिर आप लोग चाहते थे यार इस यूनिवर्सिटी से कुछ करना या उस इंस्टीट्यूट से कुछ करना पर लेकिन कर नहीं पाए, तो किसको आप लोग प्रेफरेंस दोगे बताना जरूर, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन के द्वारा लॉन्च किया गया न्यू वे टू मेजर नेशनल्स इकोनॉमिक वनरेबिलिटी, यानी कि देश के अंदर में इकोनॉमी को लेकर जो वनरेबिलिटी है, यानी कि जो एक तरीके से दिक्कत है, तो उसको कैसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो ये काम किसका है, यूनाइटेड नेशन का है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मल्टी डायमेंशनल वनरेबिलिटी ये इंडेक्स बोला, तो बहुआयामी भेद्यता जो सूचकांक है उसके लिए इनके द्वारा एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। ये एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे देश के अंदर में नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एसेस करेगा वनरेबिलिटी फेस की जाती है स्मॉल जो आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज खासकर स्टेट्स हैं। मतलब आप लोग ये समझो जैसे आज की डेट में दुनिया को हम लोग देखते हैं अपने नजरिए से, पर लेकिन अगर हम लोग बात करें कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर है जो कि आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में देखने को मिलेंगे। यहाँ दुनिया भर के आइलैंड है, इंडोनेशिया और ये पपुआ न्यू गिनी, इधर भी आप लोग को दुनिया भर के आइलैंड देखने को मिलेंगे। अगर दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ओशन के अंदर जो पानी है उसका लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल कर आ रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर आइसलैंड ग्रीनलैंड से पिघल कर आ रहे हैं, हिमालयन रीजन पिघल रहा है, तो उसकी वजह से वाटर का जो लेवल बढ़ रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से जो आइलैंड है यानी कि छोटे छोटे द्वीप समूह है वो डूब रहे हैं, तो उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो वनरेबिलिटी देखते हैं, तो यूनाइटेड नेशन ने बोला कि इनके ऊपर में कौन ध्यान देगा, तो एम ये है कि प्रोवाइड कराया जाए मोर डिटेल में अंडरस्टैंडिंग की स्ट्रक्चरल चैलेंज क्या क्या फेस कर रहे हैं, ताकि इनकी चुनौतियों को हम लोग कंट्रोल किया जा सके। तो इसके चलते इन्होंने ये इंडेक्स तैयार किया और इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी इन्होंने यहाँ पर इकोनॉमी रखी, दूसरी कैटेगरी इन्वायरमेंट रखी और तीसरी कैटेगरी सोशल रखी। और फिर इन कैटेगरी में भी अलग अलग कैटेगरी होगी, यानी कि 3 कैटेगरी में प्लस 3 कैटेगरी ये होगी आप लोगों के सामने। तो टोटल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर ये 9 कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी इनकी। तो 9 कैटेगरी में 3 इकोनॉमी के अंदर में है, 3 यहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर में, 3 सोशल है। जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से एक्सपोर्ट में अर्निंग हो रही है, किस तरीके से यहाँ पर जो इंपोर्ट में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर नेचुरल हजार्ड्स क्या हो रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से वेदर एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है, इकोसिस्टम पे क्या क्या प्रेशर पड़ रहा है। साथ ही साथ में हेल्थ के बारे में बात करें यहाँ पर सोशल के बारे में, तो हेल्थ टॉप पर आता है,
कि हीट स्ट्रोक वगैरह देखने को मिलते हैं। रीजनल वायलेंस क्या रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर में, कई बार हिंदू मुस्लिम और दुनियादारी आप लोग को देखने को मिलती है, फालतू के इश्यू सोसाइटी में कई बार नजर आते हैं। या फिर यहां पर किस तरीके से इंटरनेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, जैसे बांग्लादेश के अंदर में तख्ता पलट किया गया, दुनिया भर के लोग इंडियन बॉर्डर पर आकर रुक गए। म्यांमार के अंदर में तख्ता पलट किया, दुनिया भर के लोग वहां पर आकर रुक गए। तो किस तरीके से दिक्कतें हो रही है, तो उनके बारे में भी ये एक तरीके से डेटा तैयार करता है। ठीक है, तो यूएन के द्वारा तैयार किया गया ये नया इंडेक्स है, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स कौन तैयार करता है, कौन कौन सी डायमेंशन है। तो बिल्कुल बेसिक के साथ में फाउंडेशन आप लोगों का तैयार करा दिया है, डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर हम लोग बात करेंगे एक अवार्ड के बारे में जिसको बोलते हैं नेशनल जियो साइंस अवार्ड। जियो साइंस का मतलब क्या होता है, भूविज्ञान बोलते हैं आप लोग हिंदी में इसको। ये अवार्ड स्टार्ट किया गया उन बेसिकली साइंटिस्ट के लिए जो कि भूमि के ऊपर में रिसर्च करते हैं। और यहां पर 1966 में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया एनुअली, क्योंकि खुदाई करना, ये सारा माइनिंग करना, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है। इसका मतलब ये था कि जियो साइंटिस्ट जो इस फील्ड में काम करते हैं उनको एनकरेज किया जा सके इस फील्ड में काम करने के लिए। और एलिजिबिलिटी क्या है कि एनी सिटीजन, यानी कि ऐसा नहीं कोई बाहर का इंसान आकर यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा कि भाई साहब उसने यहाँ पर खुदाई करके ये खोज दिया उसको अवार्ड देंगे, नहीं, हमारे ही देश के लोगों को यहाँ पर ये आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें नेशनल जियो साइंस अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल जियो साइंस ये अवार्ड है, और नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड है। तो यहां से पता चलता है कि यंग जो यूथ को कितना ये प्रमोट कर रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन बन सकता है, खासकर जिस तरीके से लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है हमारे देश के अंदर में, या और भी दिक्कतें आ रही है निकलकर, तो कई बार लगता है कि कैसे उनके साथ में डील करना है। तो जियो साइंटिस्ट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंफर्म किया जाता है ये अवार्ड, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है। ओके, तो ये था यहाँ पर ये सेक्शन जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर बात की रिपोर्ट, इंडेक्स और अवार्ड्स के बारे में। तो ये सेक्शन था यहाँ पर, इसको लेकर कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इवेंट होते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, यहाँ पर कई सारे बच्चे कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं, यार ये सेक्शन में ये टॉपिक कैसे आ गया। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगा अभी ILO की रिपोर्ट के बारे में, तो यहां पर चाहता तो मैं उसको रिपोर्ट और इंडेक्स वाले सेक्शन में डाल सकता था, पर लेकिन यहां पर क्यों डाला, क्योंकि इसकी वजह से इंटरनेशनल न्यूज बन गई यहां पर ये, और इसकी वजह से यहां पर हमारे देश के अंदर में भी डिबेट और डिस्कशन चला। तो कहीं पर भी आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, तो जहां पर भी लगे, ऐसा नहीं कि यहां पर कोई ऐसा बिल्कुल लाइन खींचे कि ही आना चाहिए। कई बार कोई स्कीम्स होती है, कोई रिपोर्ट होती है, मान लीजिए साइंस एंड टेक के ऊपर कोई रिपोर्ट आ गई, तो रिपोर्ट वाले सेक्शन में भी कवर कर सकते हैं, साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में भी कवर कर सकते हैं। तो ये मत देखा करो कि यार ये पर्टिकुलर न्यूज जो है ये वहां आनी चाहिए थी, ये सेक्शन बड़ा हो गया, ये सेक्शन छोटा हो गया, क्योंकि कोई भी न्यूज आप लोग जहां चाहे वहां रख सकते हैं। मान लीजिए डिजास्टर आ रहा है, उस डिजास्टर का इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा है, तो कोई उसको यहाँ पर बेसिकली ज्योग्राफी के अंदर डाल देता है, कोई यहाँ पर इकोनॉमी का एंगल देख के उसको इकोनॉमी के अंदर डाल देता है, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का एंगल देखता है कि भाई डिजास्टर को कंट्रोल करना था, तो यहाँ पर उसको एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर बता देता है। जैसे किम जोंग उन ने क्या किया, 4000 लोगों की जान गई बाढ़ के अंदर में, 30 लोगों को फांसी पर लटका दिया कि तुम्हारी वजह से ये बाढ़ बेसिकली कंट्रोल नहीं हुई, तो यहां पर ये एडमिनिस्ट्रेशन का इशू बन गया यहाँ पर। तो ऐसा मत देखा करो कि वो सेक्शन बड़ा हो गया, वो सेक्शन छोटा हो गया, बस ये देखा करो कि न्यूज कवर हो रही है सारी, अपनी न्यूज नहीं छूटनी चाहिए जो खासकर इंपॉर्टेंट न्यूज होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। ठीक है, तो कंफ्यूजन आना नहीं है, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं इस चीज को। ठीक है ना दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में, जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यहां पर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इनके द्वारा पब्लिश की गई। इस रिपोर्ट में इन्होंने हमारे देश के अंदर में किस तरीके से हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा रहा है वो प्रस्तुत किया है। तो ये रिपोर्ट जो है हमारे देश की सरकार को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने यहां पर क्या किया, कंप्लेन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, भाई ये रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना हमारे देश के अंदर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तुमने तो बिल्कुल ही यहां पर एक तरीके से ऐसा दिखा दिया कि हमारे देश के अंदर में हर एक इंसान बेरोजगार घूम रहा है। तो ये गलत है, हमारी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर कि देश के अंदर में बड़ी दिक्कत है। तो ये रिपोर्ट थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसलिए उसी के जो उसी का एडमिन है उसके खिलाफ यहां पर रिपोर्ट की गई। ठीक है, अब इसकी वजह से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आ जाती है। वैसे तो कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, तो याद रखिएगा ये ट्रीटी ऑफ वारसाई है 1919 में जब इसको बनाया गया, और यहां पर ये वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट हुई थी उसके बाद में यहां पर ये एजेंसी पिक्चर में आई थी। पहली ऐसी स्पेशलाइज एजेंसी है ये बेसिकली दुनिया के अंदर में, जो कि ट्राइपार्टाई कैटेगरी में कार्य करती है। मतलब ये ट्राइपार्टाई मतलब ये एक तरीके से तीनों है, इसके अंदर में सरकार भी है, जॉब देने वाले भी हैं और जॉब लेने वाले भी हैं।
तो इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना शानदार काम करती है 1969 में। इसको हम लोगों को बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए धरती पर जो भी लोग रहते हैं यहां पर, उसके लिए इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। पर लेकिन इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई यहाँ पर स्पेशलाइज एजेंसी फर्स्ट यूएन के अंदर में 1946 में। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, पर हमारे लिए इतनी अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती जितनी करनी चाहिए। रिपोर्ट वैसे कई सारी है, वर्ल्ड इंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, तो ये सारी रिपोर्ट इसी की है। पर लेकिन मुद्दा यही है कि भाई रिपोर्ट के अंदर में डेटा कितने अच्छे से तुम यूटिलाइज कर रहे हो या फिर बस ऐसे ही हवागिरी कर रहे हो, तो इसके चलते कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, तो इसलिए आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो गई साथ साथ में न्यूज के। दोस्तों कोई चीज ऐसी हो जो कि फेमस हमारे चीज में हमारे देश के अंदर में हो, पर इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके बारे में बात हो रही हो, तो एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली बन सकते हैं। बात की जा रही है ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ट्रेडिशनल मतलब जो पुरानी नॉलेज है, जैसे कि हमारे देश के अंदर में आज भी आप लोगों को बुलाया है कि खांसी नजला जुकाम हो जाए तो काढ़ा बना के पी लो। ये इंटरनेशनल लेवल पर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अगर शरीर के बाद किसी भी पार्ट में आप लोगों को दर्द, बॉडी में बदन में दर्द दिखाई दे रहा हो, तो हल्दी डालकर 1 चम्मच दूध पी लो शाम को सोते टाइम, तो आप लोगों की दिक्कतें जो है दूर होती नजर आएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने नॉर्मली सुनी होगी। अब इसी चीज को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भी बेसिकली मुहिम चलाई जा रही है। तो यहां पर अभी जो आईएसटीसी क्या है यहां पर, इसी के साथ में यूनेस्को के बारे में आप लोगों को बताइए, फुल फॉर्म बताइए, और हमारे देश का सीएसआईआर जो है ये मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आईएसटीसी क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर। ये कहां पर है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कोलालमपुर मलेशिया के अंदर में। तो ये इंस्टीट्यूट जो है यूनेस्को के साथ ही मिलकर और हमारे देश के साथ में जो सीएसआईआर है, सीएसआईआर की तो फुल फॉर्म पता ही होगा ना, बताइए जरा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अब यूनेस्को की नहीं बताऊंगा, ये तो पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना, वरना फालतू में क्वेश्चन गलत होंगे। छोटी छोटी बातें कम से कम याद किया करो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मिलकर काम कर रहे हैं ताकि मलेशिया की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, उसने यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो होस्ट कर रही है 2008 से इस चीज को, और अभी यहाँ पर इसको चाह रही है कि और अच्छे लेवल पर लेकर चला जा सके। तो सेंटर होस्ट कर रहा है बेसिकली एक तरीके 6 ईयर एग्रीमेंट बिटवीन मलेशिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ताकि इस चीज को इंप्रूव किया जा सके। और करेंट एग्रीमेंट जो है ये 2022 से लेके 2028 तक चलने वाला है। तो मतलब कहने का ये कि अगर हम लोग किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं, देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग आज की डेट में अपनी सोसाइटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, आने वाले 8 से 10 सालों के लिए अगर हम लोग चाहते हैं कि आराम आराम से चीजें इंप्रूव हो जाएं, हम लोग ओलंपिक में अच्छे खासे मेडल जीत कर लेकर आए, तो क्या काम करना पड़ेगा, तो अपने देश की स्टूडेंट पर काम करना पड़ेगा, विद्यार्थियों पर काम करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, साइंटिस्ट पर, टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम लोग काम करेंगे तो आगे ओलंपिक में मेडल भी आएंगे, हमारी सोसाइटी के अंदर में एजुकेटेड पर्सन भी आएंगे, हेल्दी सोसाइटी हमारी बनेगी, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो ऐसे बोल सकते हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज भी अगर आप लोगों को सपोर्ट कर रही है तो पहले स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाओ, इसके ऊपर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, तब जाकर एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो मिलकर काम करने की कोशिश की जा रही है यूनेस्को और यहाँ पर मलेशिया की सरकार के द्वारा, और हमारा प्रीमियम इंस्टीट्यूट है काउंसिल ऑफ जो साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसके बारे में भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग भी और इंपॉर्टेंट भी। इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी न्यूज रहती हैं और अक्सर ऐसी न्यूज बन जाती है, जैसे नेटो के बारे में आप लोगों से कोई न्यूज पूछ ले, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ग्रुप है वेस्टर्न वर्ल्ड का। ऐसे ही वैगनार ग्रुप है यहाँ पर, ये याद रखते हैं, वैगनार ग्रुप जो है ये रशिया का ग्रुप है, और उसने अभी एडमिट किया कि माली के अंदर में जो एक युद्ध चल रहा था उस टाइम पर इनको काफी लॉस हुआ था। तो इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ये वैगनार ग्रुप जो है इसको पीएमसी वैगनार के नाम से भी जानते हैं। पीएमसी मतलब इसको बोलते हैं प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। मतलब ऐसा है कि आप लोगों ने रिसेंटली अभी सुना होगा कि कई सारे भारतीय जो है रशिया में गए और उनको मिलिट्री में इंक्लूड कर लिया, यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज दिया। हमारे देश के नहीं थे, नेपाल के भी थे। हमारे देश का तो प्रेशर पड़ा रशिया के ऊपर, उसने रिटर्न कर दिया लोगों को, पर नेपाल, पाकिस्तान और कई जगह के लोगों को बहला फुसलाकर आर्मी में इंक्लूड किया जा रहा था। तो वो शेष की वो वाली आर्मी नहीं थी जो देश की आर्मी होती है, ये रसिया की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जो कि यहाँ पर ये कंपनी चलाते हैं। तो ये उनका वाला ग्रुप था जिसमें यहाँ पर लोगों को हथियार देकर बॉर्डर पर उतारा जा रहा था। तो रसिया की जो पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं, पर लेकिन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के तौर पर इसको देखा जाता है। ये सपोर्ट करती है रसिया के इंटरेस्ट को, और यहाँ पर इक्विपमेंट इसको मिलता है जो रसिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से,
क्योंकि बड़े बड़े हथियार देकर जब ये इंडियन को और नेपालीज लोगों को बॉर्डर पर उतार रहे थे, तो आखिर हथियार आए कहां से? तो नॉर्मल सी बात है भाई साहब, रशिया की सरकार सपोर्ट करेगी। तो पहली बार इसके बारे में न्यूज सामने निकल कर आई थी 2014 में। 2014 में क्यों? क्योंकि 2014 में यहां पर यूक्रेन के अंदर में जो क्रीमिया वाला पोर्शन है, ये यहां पर रशिया ने हथिया लिया था, अपने अंडर में ले लिया था, जिसकी वजह से सबसे पहले यहां पर ये न्यूज में आया था। क्योंकि यहां पर उस टाइम पर बोला गया कि रेफरेंडम कराया गया है, और रेफरेंडम रियलिटी में रेफरेंडम नहीं था एक तरीके से। बस ये है कि आप लोग सोच सकते हैं कि यहां पर लोग जो हैं वो फायदे के लिए बात कर रहे हैं, तो फायदे के चक्कर में आगे तो यहां पर लेकिन रियलिटी में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको बोला था कि ये गलत तरीके से कराया गया रेफरेंडम है, और किसी इंडिपेंडेंट देश के पार्ट को आप लोग ऐसे छीन नहीं सकते हैं। पर लेकिन वही है कि अब हो गया तो हो गया, और इसको लेकर अब मुद्दा यहां तक पहुंचा कि जब यूक्रेन ने बोला कि मुझे नेटो ज्वाइन करना है, तो रशिया ने उसके ऊपर में अटैक किया, और आज तक वो कंडीशन आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या ग्रेव कंडीशन बनी यहां पर। तो ये बेसिक है जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा इसके बारे में। तो वैगनार ग्रुप या फिर नेटो के बारे में कोई आप लोगों से पूछे तो इसको लेकर कंफ्यूज आना कतई नहीं है। कई बार हम लोग कोई काम करते हैं किसी और तरीके से, पर लेकिन लोग उसको किसी और तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसका कुछ और ही इंपैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर ऐसा ही एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध की धुरी आप लोग बोल सकते हैं। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है यहां पर अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में आया। यहां पर ईरान के द्वारा बैक किया गया ये ग्रुप है, जिसमें हमास और हिजबुल्ला जैसे आप लोगों को लोग देखने को मिलते हैं। और ईरान जो है यहां पर एक तरीके से पता है आप लोगों को कि वो शिया कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, और दूसरे यहां पर जो सुन्नी कम्युनिटी है वो भी यहां पर एक तरीके से यहां पर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बनाए रखें। तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है, यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं सर्टिफाइड है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये एक कनेक्टेड काम करता है बेसिकली शिया और सुन्नी कम्युनिटी के साथ में, जिसका नाम निकल गया कहां से है पहले ये सुने, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यूएसए ने एक जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने एक टर्म इजाद की थी कि एक्सिस ऑफ इविल। एक्सिस ऑफ इविल मतलब एक तरीके से बुराई की धुरी आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर इसमें बोला गया था ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया, यानी कि 3 कंट्री ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा बेकार देश है आज की डेट में, और दुनिया को बेकार करने का काम कर रहे हैं और ज्यादा है। और ये इन्होंने ईरानियन रिवॉल्यूशन जब चला था 1979 में, उस टाइम पर ये वर्ड यूज किए गए थे। तो यहां पर तब से लेके आज तक का यहां पर कई सारे ऐसे वर्ड इजाद किए जाते हैं। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो यहां पर इसी से निकल कर आया। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम ये देश आप लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे लेबनान का हिजबुल्ला हो गया। ठीक है, इराक के अंदर में आप लोग को पता है यहां भी हिजबुल्ला काम कर रहा है, हमास हो गया, इस्लामिक जिहाद हो गया, या यमन में हुतई कम्युनिटी हो गई। ये सारे के सारे वो एरिया हैं जो कि सपोर्ट किए जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ईरान के द्वारा अपनी प्रोक्सी के तौर पर। प्रोक्सी मतलब जिस दिन आप लोग क्लास में नहीं गए तो आप लोगों ने बोला अपने दोस्त को यार मेरी प्रोक्सी लगा देना, मतलब आप लोग हो नहीं पर आप लोग की अटेंडेंस लग गई। सेम प्रोक्सी बोला जाता है, ये लड़ाई लगाने वाले प्रोक्सी रहते हैं कि ईरान वहां पर है नहीं, पर ईरान के द्वारा सपोर्ट करने की वजह से अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो ये अलग अलग देश में आप लोगों को यहाँ पर इस तरह के ग्रुप देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर मैक्सिमम ये ग्रुप जो हैं ये ऑपरेट किए जाते हैं ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के द्वारा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है ईरान के अंदर में, यहाँ पर जो इन सबको डील करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से दोनों ही शब्द कोई पूछे, अब दोनों ही आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बोले या फिर एक्सिस ऑफ इविल के बारे में बोले, तो दोनों आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। इसको डिटेल में भी प्रोवाइड करा दिया है, जैसे हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, पैलेस्तीन हो गया और हुतई हो गया। तो ये मैच करने के लिए भी ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं कि मैच कर बताओ कौन से देश के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोगों को देश के मैप भी बता दिए। अब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम के अंदर में, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे चीजों को तैयार करो ताकि याद रहे लंबे समय तक। आप लोगों को क्या लगता है जो आज से 70 साल पहले जो कानून बनाए थे वो आज के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ऐसे ही एक जनेवा नाम का कन्वेंशन, यहाँ पर जनेवा कन्वेंशन बोलते हो, जिसको 75 साल पूरे हुए, तो यहाँ पर बोला गया कि क्या ये आज के टाइम पर भी रिलेवेंट है। तो जनेवा कन्वेंशन के बारे में पहले आप लोग समझो कि ये कब लाया और क्या मुद्दा था। यहाँ पर ये एक सेट ऑफ रूल गाइडलाइन बनाई गई कि अगर 2 देश की लड़ाई होती है तो यहाँ पर किस तरीके से उसको बिहेव करना है। आप लोगों को याद होगा महाभारत की लड़ाई के बारे में, जब महाभारत की लड़ाई हुआ करती थी तो शाम के टाइम सब अपने हथियार रख देते थे, अगले दिन फिर यहाँ पर खाना खा के नहा धोकर फिर सब तैयार होकर यहाँ पर फ्रेश व्रेश होकर लड़ने के लिए ग्राउंड में पहुंच जाया करते थे। तो एक एथिकल बिहेवियर शो करते थे कि यहाँ पर लड़ेंगे, पर लेकिन एथिक्स के साथ में लड़ेंगे, नैतिकता के साथ में लड़ेंगे। तो प्रेजेंट टाइम के महाभारत की ये नैतिकता आप लोग बोल सकते हो, जो कि 1949 में ये पिक्चर में लाया, ताकि कल को कोई लड़ाई हो तो भाई उस लड़ाई में एक रूल फॉलो करो। और 4 ट्रीटी इनके द्वारा लेकर आई गई एक स्टैंडर्ड तैयार करने के लिए। ठीक है, चारों ट्रीटी क्या थी? पहली ट्रीटी थी यहाँ पर अगर कोई जमीन पर लड़ाई कर रहा है
तो इंप्रूव करो कंडीशन। कोई एक तरीके से किसी की लड़ाई हो गई है, किसी को चोट लग गई है, तो यहां पर कोई ऐसा नहीं किसी का हाथ कट गया, किसी का कान कट गया, किसी का पैर टूट गया, तो वो लड़ने के लायक तो रहा नहीं, पर लेकिन तड़प कर वहां पर ही मर जाएगा। तो कम से कम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करो, उसका इलाज करो। जेनेवा कन्वेंशन 2 जो है ये सेम कंडीशन की गई सी, यानी कि अगर कोई यहां पर पानी के ऊपर में लड़ाई कर रहे हैं तो जो भी सेलर हैं या फिर आर्म फोर्स के जो मेंबर हैं उनको कोई दिक्कत होती है तो सपोर्ट प्रोवाइड कराओ। तीसरा जेनेवा कन्वेंशन आया यहां पर कि ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि जो लोग, आप लोगों को पता है 1971 की लड़ाई हुई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बेसिकली कहने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी, पर रियलिटी में वो थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ उस टाइम पर। तो ये माना जाता है कि लाखों लोगों को हमारे देश की आर्मी ने उस टाइम पर बंदी बना लिया था, पर लेकिन उनको ट्रीटमेंट कैसा दिया गया, एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, उनके साथ में कुछ गलत नहीं किया गया। तो प्रिजनर ऑफ वॉर के जो लोग होते हैं उनके साथ में ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए ये भी यहां पर बोला जाता है। साथ ही साथ में कई सारे सिविलियन रहते हैं वॉर के अंदर में, जैसे इजराइल पैलेस्तीन की जब लड़ाई होती है तो इतनी बुरी कंडीशन बन जाती है कि इजराइल जो है पैलेस्तीन के अंदर में जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर खासकर जो हमास वाला एरिया है आप लोगों को देखने को मिलता है कितनी बुरी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो वहां पर सिविलियन एरिया के ऊपर भी कई बार बम्बार्डमेंट होती है, तो ये आप लोगों ने कई बार देखा यहां पर, तो इसके चलते बुरी कंडीशन निकल कर आती है। तो यहां पर ये बोला था कि सिविलियन एरिया पर वॉर के ड्यूरेशन में आप लोग अटैक नहीं करोगे, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती रहती नहीं है, उनके ऊपर में अटैक करना ये एक गलत एक इंडिकेशन जाता है, यहां से दुनिया उसके ऊपर में प्रेशर डालने लगती है कि यार तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियन एंड प्रिजनर और रिस्ट्रिक्ट करना यूज ऑफ कन्वेंशनल बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन, इसका पूरा ही काम था। 196 देश है इसके अंदर में इंक्लूडिंग ऑल यूएन मेंबर, और इंडिया भी इसका पार्ट है जेनेवा कन्वेंशन का। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ मुद्दे होते हैं लड़ाई को लेकर तो जेनेवा कन्वेंशन यहां पर न्यूज में आ जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इतना पुराना है, अभी इसके एक ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ कि भाई 75वीं साल है, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो क्या इसके कुछ फायदे हैं नुकसान है तो उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूजन आना कतई नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग न्यूज थी ना, फिर भी कोई डाउट है तो बताना, उसको दूर करेंगे। ओके दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है देश के लिए। अगर हम लोग बात करें, खासकर अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ दूसरे एग्जाम्स में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, ठीक है। जब भी डिफेंस में हम लोग को कुछ भी खरीदना हो तो भाई कुछ याद रखो चाहे ना याद रखो, पर डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल का नाम जरूर याद रखना। बहुत बार न्यूज में रहती है, कुछ ही भी डिफेंस के फील्ड में अगर कुछ खरीदना हो यहाँ पर तो यहाँ पर रक्षा अधिकरण ये परिषद के बारे में याद रखेगा, जिसको आप लोग बोलते हैं DAC। तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारे देश के अंदर में, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। एक तो ये याद रखना किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो जब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है तो चेयरमैन भी कौन होंगे, वो डिफेंस मिनिस्टर होंगे, क्योंकि सबसे बड़े पर्सन किसी मिनिस्ट्री के उसके मिनिस्टर ही होते हैं। तो यहां पर इसके चेयरपर्सन भी यही है। इसका मेन काम क्या है भाई यार मेन काम ये है कि सरकार अगर कुछ भी यहां पर खरीदना चाहती है हमारे डिफेंस के फील्ड में तो DAC के थ्रू बोलेगी कि भाई बता DAC क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसी रिक्वायरमेंट को तुम अप्रूव करो कि उसके हिसाब से कितना पैसा लगेगा यहाँ पर इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इसकी जरूरत क्या पड़ी, हमारा देश जब यहाँ पर 2001 के टाइम पर अगर आप लोग बात करें, जब 1999 की कारगिल वॉर हुई तो बुद्धि का थोड़ा सा एक तरीके से नहीं, कई बार बुद्धि में कई सारी चीजें घुसती हैं कि यार नहीं गड़बड़ चल रही है, नहीं चीजें उस लेवल पर जैसी होनी चाहिए। तो 2000 जो यहाँ पर जैसे नहीं 2004 में हमारे देश के अंदर में सुनामी आई, 2005 में हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना दी, ऐसे ही 1999 में कारगिल वॉर हुई तो उसके होते ही हम लोगों ने रिफॉर्म नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम ला दिया 2001 में, ताकि अपने देश के अंदर में चीजों को रिफॉर्म किया जा सके। तो वहीं से डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल निकल कर आई, जो कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जो भी हम लोग डील करते हैं इसी से अप्रूवल होता है। अभी रिसेंटली MQ-9B जो अनमैन्ड एयर व्हीकल डील की गई USA के साथ में, तो इसमें अमेंडमेंट करके इसी काउंसिल ने इसको अप्रूव किया। तो याद रखना ये एक तरीका अनमैन्ड एयर व्हीकल यानी कि एक ड्रोन है MQ-9B, जो कि हम लोग USA से खरीद रहे हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके लिए खरीद रहे हैं, तो हम लोग ये अपनी जो कोस्ट गार्ड है उसके लिए खरीद रहे हैं, ताकि कोस्टल एरिया में और अच्छे लेवल पर हम लोग एडवांस सर्विलेंस लेकर आ सके। तो इंपॉर्टेंट भी है, डिफेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए भी, और खासकर कोस्टल एरिया में जब हम लोग अपने देश के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें उसके लिए भी।
दोस्त जो होता है वो तब दोस्त माना जाता है जब मुसीबत में काम आए। उसी को चेक करने के लिए एक एक्सरसाइज है हमारे देश में जिसका नाम है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में हमारे देश की एयरफोर्स जो है वो दुनिया भर के 51 यानी कि 51 देशों के साथ में पार्टिसिपेट करके एक्सरसाइज कंडक्ट कराती है। ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो आज तक इंडिया के द्वारा कंडक्ट की गई। इसका एम ये है कि हम लोग जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ में मिलकर काम कर सकें कि भाई कल को किसी देश के साथ में लड़ाई होती है तो तुम हमारे साथ में मिलकर काम कर पाओ। तो ये अभी रिसेंटली आप लोगों को 2 फेज में देखने को मिलती है। तो पहला फेज जो था यहाँ पर इसका तमिलनाडु के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला, और नेक्स्ट फेज जो इसका आप लोगों को जोधपुर के अंदर में देखने को मिला। तो ये 2 फेज में कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो आप लोग की कंडक्ट यहां पर कराई गई हमारे देश में, ठीक है। तो याद रखना ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लार्जेस्ट मल्टीलेटरल मतलब जिसमें कई सारे देश हो, 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुए अलग अलग देश के। तो टोटल मिलाकर सोचो 51 देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। तो कितने लार्ज स्केल की एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा। ओके, हमारा देश के अंदर में जैसे कोई एक्सरसाइज होती है, कोई देश आता है, ऐसे ही दूसरे देश में कई बार हम लोग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आईएनएस सल्की इसने विजिट किया अभी श्रीलंका के अंदर में, तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गई। तो बात की जा रही है आईएनएस सल्की जो है ये इंडियन नेवी में हुई थी शामिल, बेसिकली काफी लंबा इतिहास है इसका। तो यहां पर ये देश में ही निर्मित पहली पनडुब्बी थी आईएनएस सल्की, जिसको 7 फरवरी 1992 में आईएनएस यहां पर सल्की को नौसेना में इंक्लूड किया गया था। तो ये जो पर्टिकुलर है, एक सेकेंड, ये जो पर्टिकुलर है आईएनएस सल्की, यहां पर याद रखना ये शिशुमार जो क्लास श्रेणी की यहां पर आप लोगों को डीजल और इलेक्ट्रिक ये सबमरीन देखने को मिलेगी, यानी कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है। पहली सबमरीन जो इंडिया के अंदर में बिल्ड की गई थी मैजगोंग डोक जो लिमिटेड है उसके द्वारा, और कमीशन की गई थी इंडियन नेवी में 7 फरवरी 1992 में। 40 लोग इंक्लूडिंग 8 ऑफिसर इस पर यहां पर एक टाइम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। स्पीड जो है यहां पर बताई जा रही है लगभग 8000 न्यूटिकल माइल्स, यानी कि जो इसकी एक तरीके से रेंज है वो 8000 न्यूटिकल माइल्स, यहां पर 15000 किलोमीटर, और जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। स्पीड रेंज जो है वो चेंज होती रहती है, वो एक अलग बात है। पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिजिनसली डेवलप की गई हमारे देश में जो मजगोंग डोकयाक लिमिटेड मुंबई के अंदर में इसके द्वारा बनाई जाती है। फर्स्ट एवर सबमरीन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहां पर ये इसके बारे में न्यूज पूछी जा सकती है। हमारे देश के अंदर में आईटीबीपी है। आईटीबीपी को अभी यहां पर टाइफून के व्हीकल मिला है। यहां पर ये यहां पर एक ट्रक है जो कि यहां पर काफी अच्छा है, खासकर युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला। तो आईटीबीपी को, जिसको आप लोग इंडो तिब्बतन पुलिस एक बॉर्डर पुलिस फोर्स के नाम से आप लोग जानते हैं, जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। तो ये बोला गया कि ये एक तरीके का व्हीकल है जो काफी इंपॉर्टेंट है और रसिया के द्वारा बनाया गया है। यहां पर ये 4x4 का है, मतलब साइज जो है 4x4 का कमरा नहीं होता, जैसे ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां पर ये माइन जो बेसिकली रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्शन, यानी कि कई बार ना कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि बॉम्ब पटक गया और सैनिक जो है वो एक किसी गाड़ी के अंदर में तो फट जाता है, इसके अंदर में किसी को कुछ नहीं होगा। डेवलप किया गया यहाँ पर किसके द्वारा, एक कंपनी है जिसका नाम है रेम डीजल, जो कि सब्सिडरी है यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम है कामाज। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा बनाई गई ये एक तरीके का व्हीकल है यहाँ पर, जो कि सेफ है ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रूप्स होते हैं और खासकर जो मिलिट्री सामान जो कार्गो होता है उसको लेकर। मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकता है। रेंज है 1000 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग, यानी कि एक बार ईंधन भर दो तो 1000 किलोमीटर चलता रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसको आप लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग एरिया में फिट किया जा सकता है विद स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम के साथ में भी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोला जा रहा है इसको। तो चाइना के साथ में हमारे रिलेशन ज्यादा अच्छे रहते नहीं है, तो कल को चलकर इस्तेमाल करना पड़ जाए तो समझ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज आना कतई नहीं है। इंडिया और रशिया के रिलेशन इतने अच्छे चल रहे हैं कि पड़ोसियों को कई बार जो है दिक्कत हो जाती है। तो यहां पर इसीलिए एक एक्सरसाइज भी आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। एक्सरसाइज जो है यहाँ पर यह मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जिसका नाम है MPX, ये कंडक्ट की गई इंडिया और रशिया के बीच में यहाँ पर ऑन द ओकेजन ऑफ 328 रशियन नेवी डे। तो इन्वॉल्व है हमारे देश का जो INS तवार यहाँ पर नेवल शिप, जो कि इंडिया की साइड से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन दिखाता है इंडिया और यहाँ पर रशिया के बीच में। MPX जो है ये इन्वॉल्व करती है सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स जो भी मैन्यूवर है, यानी कि एक तरीके से युद्ध अभ्यास की जो प्रक्रिया है उसमें काफी शानदार तरीके से पार्टिसिपेट किया जाता है, ठीक है।
तो इसलिए हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। इंडिया और रशिया के रिलेशन रिसेंटली काफी न्यूज में थे। अब तक हथियार हम लोग बाहर से खरीद रहे थे, पर अस्त्रा जो मिसाइल है यहाँ पर, ये जिसको बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल आप लोग बोलते हैं, ये फायर जो फायर फाइटर एयरक्राफ्ट है उन पे हम लोग इसको लगा सकते हैं। इंडिजिनसली डेवलप की गई डीआरडीओ के द्वारा, ये पर्टिकुलर याद रखेगा। और बिल्ट इंगेज और डिस्ट्रॉय की जाती डिस्ट्रॉय कर सकती है एरियल टारगेट को। कैपेबल है एडवांस एयर कॉम्बैट के लिए, जैसे नहीं आप लोगों ने ऋतिक रोशन की मूवी आई थी एयरफोर्स वाली, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो एडवांस बैटल के लिए भी यहां पर तैयार किया जा सकता है। और डेवलप है मल्टी जो वेरिएंट टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी यहां पर पिक्चर में आप लोग देखें यहां पर एक बार, तो ये समझ सकते हैं। जो मीनिंग है यहां पर अस्त्रा वेपन बेसिकली संस्कृत में, रेंज 70 किलोमीटर, इसी के साथ में स्पीड है 5555 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहां पर। तो ये ऑल वेदर है, किसी भी वेदर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया डीआरडीओ के द्वारा बनाएगी तो इसलिए इंपोर्टेंट है, पीआईबी के द्वारा कवर की गई थी यहां पर। फर्स्ट एवर BVRAM डेवलप इंडिया के अंदर में ये मिसाइल ऐसी जो कि शानदार है यहां पर। देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जब तक हम लोग किसी और देश के ऊपर में डिपेंडेंट है तब तक बड़ी दिक्कत निकल कर आती है। पर लेकिन जब हम लोग अपने ही देश के अंदर में अपने ही हिसाब से चीजों को बना रहे हैं, जैसे नहीं कि अपना घर बनाना है तो उसमें कहीं पर भी कोई भी कमरा बना सकते हैं, पर लेकिन जब किसी और देश के साथ में है तो भाई साहब उसके हिसाब से यहां पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर जो BVRAM मैंने आप लोगों को बताया भी था, इसका मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो ये हमारे ही देश में डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की जा रही है और ये कैन लोकेट टारगेट, जो कि एक तरीके से डिफरेंट एल्टीट्यूड पर, इनके अलग अलग टारगेट को अलग अलग जगह यहां पर ये डिसाइड करके मार सकती है। तो हम भी एडवांस वेपन अपने ही देश में डेवलप कर रहे हैं आज की डेट में। ये खूबसूरती है आज की डेट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। ऐसे ही हमारे देश की एक पिनाका मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये जो रेंज है 7 से लेके 90 किलोमीटर तक, और यहां पर स्पीड है ये यहां पर 5757 किलोमीटर पर आवर। यहां पर पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है यहां पर। तो नाम जो है इसका नाम रखा गया है, नाम जो है भगवान शिव के धनुष जो कि पिनाका उसके नाम से, पिनाक उसके नाम से यहां पर नाम रखा गया है। तो यहां पर 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं आप लोग यहां पर, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। और डीआरडीओ का एक लेबोरेटरी है जिसको बोलते हैं ARED, यानी कि आर्म्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा यहां पर डेवलप किया गया ये एक काफी इंपॉर्टेंट एक लेथल व्हीकल है जो कि यहां पर काम करेगा शानदार तरीके से, ठीक है। एक प्रोटेक्शन का भी काम आप लोग बोल सकते हैं कि सामने वाला मार रहा है तो भाई उसको भी एक तरीके से सबक सिखाने का काम करेगा, ठीक है। बात की जा रही है मैत्र शक्ति, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडियन और श्रीलंकन जो आर्मी है उसके बीच में है ये, तो यहां पर आर्मी की एक्सरसाइज है ना कि नेवी की। 10th एडिशन इसका देखने को मिला, ज्वाइंट ऑपरेशन कैसे चला सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं प्रोफिशिएंसी एक दूसरे के साथ में मिलकर, तो उसके ऊपर में फोकस किया जाता है। तो इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज उदार शक्ति यहां पर आप लोगों के सामने, इंडियन एयरफोर्स की जो टीम है वो यहां पर सक्सेसफुल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया, उदार शक्ति। ये इंडिया और मलेशिया के बीच में मिलकर एक एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिली। तो ज्वाइंट एक्सरसाइज है हमारी और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, दोनों मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का जो सिखोई 30 है तो उसने मिलकर पार्टिसिपेट किया, कैसे एक दूसरे के साथ में शानदार परफॉर्मेंस हम लोग दे सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। पड़ोस में क्या चल रहा है हल्का फुल्का सा अंदाजा होना चाहिए। तो यहां पर इनकी है शाहीन सेकंड मिसाइल, पाकिस्तान की मल्टी रेंज सरफेस टू सरफेस वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यहां पर ये अपने आप तो काम कर नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना ने सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया ताकि कल को इंडिया के साथ में डील करने के लिए काम आए। तो इसलिए हल्का सा याद रखिएगा, कहीं मैच करने के लिए आ जाए, रटना नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि दुश्मनों के पास में हथियार कैसे हैं, ठीक है। तो ये था डिफेंस वाला सेक्शन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा, कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट वाला सेक्शन ऐसा होता है, कई बार टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, अलग अलग एरिया न्यूज में रहते हैं, तो उनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कोई भी जीव जंतु न्यूज में रहता है, कोई नई स्पीसीज के बारे में पता चल गया, तो ये इसलिए क्वेश्चन एक सेक्शन इंपॉर्टेंट आप लोग का बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। यहां पर दोस्तों बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है यहां पर अचनकमार, ठीक है। तो अचनकमार एक टाइगर रिजर्व है हमारे देश के अंदर में, तो यहां पर इसमें टाइगर की संख्या जो है बढ़ गई है, ऐसा पता चला है। तो ये पॉजिटिव चीज है कि ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो कहां पर है, सबसे पहले तो याद रखिएगा बिलासपुर, बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर में।
जो कि 1957 में स्टेब्लिश किया गया और फिर डिक्लेयर किया गया इसको एज ए टाइगर रिजर्व। ये अचनकमार जो यहाँ पर बेसिकली पार्ट है एक पर्टिकुलर सिस्टम का जिसको बोलते हैं अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका एक पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ये टाइगर रिजर्व। इंटरेस्टिंग चीजें ये तो है ही है कि मैच करने के लिए आते हैं, साथ ही साथ में जो भी टाइगर रिजर्व है कोई ना कोई रिवर आप लोगों को फ्लो होती नजर आती है। तो इसलिए रिवर और कौन सी कम्युनिटी यहां पर पाई जाती है ये 2 पॉइंट और याद रखा करो आप लोग। यहां पर अचनकमार में जो रिवर है इसका नाम है मनियार नदी। तो मनियार जो रिवर है ये फ्लो होती है इसमें से, और ये होम है बेसिकली जिसको बोलते हैं आप लोग बेगांव। तो जो बेगांव है ये इसका होम भी देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको आप लोग पीवीटीजी बोलते हो। अच्छा, पीवीटीजी जो है ये कहां कहां पाई जाती है जरा बताइए। ये सबसे ज्यादा किस देश किस पर्टिकुलर राज्य में पाई जाती है ये पता होना चाहिए। बाकी देश के अंदर में कहां कहां कौन कौन से टाइगर रिजर्व है एक मैप में आप लोग को दिखा दिया है। एटलीस्ट अपने राज्य के बारे में थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है एक और टाइगर रिजर्व के बारे में। ये यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर में है और रिसेंटली अभी न्यूज में आया यहां पर क्योंकि टाइगर की डेथ हो गई, ठीक है। तो इसलिए भी कई बार इस तरीके की न्यूज बन जाती है। जैसे बात की जा रही है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। 1968 में नोटिफाई किया गया नेशनल ये बेसिकली पार्क के तौर पर, और 1993 में इसको टाइगर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया गया प्रोजेक्ट टाइगर में। पता है ना प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। इसके लिए एक टाइगर केस भी है, बताइए क्या नाम है उसका। लोकेटेड है बिटवीन विंध्या और जो सतपुरा रेंज है उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखना चाहते हैं तो आप लोग इसको समझिएगा, क्योंकि आप लोग को कई बार जो है मैप आप लोग को यहां पर पता होना चाहिए, तो इसके चलते भी आप लोग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। बाकी यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। यहाँ पर अगर बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ से बात करें तो यहाँ पर ये लार्जेस्ट नंबर है टाइगर इन द कोर जोन के बारे में अगर बात करें तो, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज आना नहीं है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाया करते हैं, ठीक है ना। स्लोथ बियर रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहा। साइंटिफिक नेम है इसका, इसको बोलते हैं बेसिकली मेलुरस, ठीक है। तो मेलुरस उर्निस, तो यहां पर ये इसका साइंटिफिक नेम है। हैबिटेट बोला जाए तो इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है स्लोथ बियर, नेपाल वाले रीजन में भी देखने को मिलता है। ये नॉर्मली एक तरीके से बहुत ही प्यार करता है हनी यानी कि शहद से, इसलिए इसको हनी बियर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्लोथ बियर जो है ये डू नॉट, ये एक तरीके से हेबरनेट, तो ये हेबरनेट में नहीं जाते हैं, नहीं कहते एक तरीके से सो जाना, लंबे समय तक बाहर ना निकलना, ऐसा नहीं है, ये एंजॉय करते रहते हैं। IUCN में वनरेबल में है, CITES में अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें भी फर्स्ट सेक्शन में रखा गया, यानी कि प्रोटेक्शन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका याद रखिएगा। ये आप लोग को थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन कई बार बन जाया करते हैं, ठीक है। एक बटरफ्लाई है जिसके ऊपर में 4 रिंग देखने को मिला, पिक्चर में लगाना भूल गया। तो 4 रिंग बटरफ्लाई जो है ये रिसेंटली अभी आप लोग को देखने को मिली। इसको नॉर्मली बोला गया यहाँ पर ये है सेट्रीनी। तो सेट्रीनी जो तितली है बटरफ्लाई, ये आप लोग को देखने को मिली यहाँ पर स्पीसीज से। तो आइडेंटिफाई की गई ये हमारे देश के अंदर में, ये जो पैटर्न है इसके ऊपर में, ये लास्ट जो है रिपोर्ट की गई थी 1957 में आसाम के अंदर में। पर रिसेंटली ये अभी अलग अलग एरिया में देखने को मिली, और जो एरिया यहां पर पाया गया अभी यहां पर उसके बारे में बात करूंगा। ये एक परिवार से आती है जिसको बोलते हैं यहां पर, जिसको नेम्फलिडे, ठीक है। तो नेम्फलिडे परिवार है, ये पाई गई नामधप्पा नेशनल पार्क में। अभी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये नामधप्पा नेशनल पार्क ऑलरेडी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर नाव दियांग रिवर है जो इससे बहती हुई जाती है। नाव दियांग जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, और फ्लो होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये मिडिल ऑफ द नेशनल पार्क, सब ट्रॉपिकल जैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये पर्टिकुलर नामधप्पा जो नेशनल पार्क है ये एक जंक्शन पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जंक्शन इन द सेंस यानी कि जैसे इंडो म्यांमार और चाइना का जो जंक्शन है उस पॉइंट पर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, ये समझ सकते हैं। तो ऐसे कई बार न्यूज में आ जाते हैं। लोकेटेड है यहाँ पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर रेंज भी है जिसको मिसमी हिल बोलते हैं बेसिकली, और पटकाई रेंज आप लोग बोल सकते हैं। 4 लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है देश के अंदर में, उनमें से वन ऑफ देखने को मिलेगा। फर्स्ट है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख के अंदर में है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर में है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर में है। और 4th यहां पर यह है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो न्यूज में आ गई है तो पता होना चाहिए। यहाँ पर आसाम के अंदर में यहाँ पर ये कंसिस्ट करती है यहाँ पर राजाम्योंग रिजर्व फॉरेस्ट और पोबित्रा रिजर्व फॉरेस्ट।
ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो रिवर के बैंक पर देखने को मिलेगी जो है ब्रह्मपुत्रा। ये इसके अंदर में इंडियन राइनोज देखने को मिलेंगे, जो कि एक विजन भी चलाया गया था यहाँ पर इसको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। और यहाँ पर ट्रांसलोकेशन का भी काम किया गया था बेसिकली मानस नेशनल पार्क के अंदर में। हायर डेंसिटी जो है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज देखने को मिलेंगे और इंपोर्टेंट बर्ड एरिया भी है। लोकेशन जरूर याद रखेगा, आसाम के अंदर में देखने को मिलेगी पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है, एग्जैक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाता है कई बार, छोटी छोटी बातें याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर न्यूज में आया था सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है? अलवर राजस्थान के अंदर में लोकेटेड है। ये फर्स्ट रिजर्व है जो कि ग्लोबली जो कि सक्सेसफुली रीलोकेट किए गए थे टाइगर यहाँ पर। ठीक है, ओरिजिनली रॉयल हंटिंग प्रिजर्व किया गया एक तरीके से जो महाराजा अलवर थे। ठीक है, तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 में यहाँ पर नेशनल पार्क जो आप लोगों को यहाँ पर बनाया गया इसको 1979 में। इसमें से आप लोगों को यहाँ पर रुपरेल जो रिवर है वो फ्लो होती नजर आती है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोकेशन भी है आप लोगों के सामने और बाकी और भी अलग अलग टाइगर रिजर्व जो है ये भी आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूं ताकि आप लोग लंबे समय तक याद रख सकें। हमारे देश के अंदर में मिजोरम यानी कि जो एक राज्य है बेसिकली आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो मिजोरम के अंदर में अभी रिसेंटली बोला गया कि हम लोग जो क्लाउडेड लेपर्ड हैं उनको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। इनको यहां पर एक नाम से पुकारते हैं जिसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली खेपक। तो खेपक के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका मतलब होता है बेसिकली इसका मतलब बोलते हैं यहां पर ग्रेइश। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से ग्रेइश बिग कैट है यहाँ पर, जो कि बोल सकते हैं भूरे रंग की बड़ी बिल्ली है यहाँ पर। ये क्लाइंब कर जाते हैं वर्टिकल ट्री के ऊपर भी आराम से यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ये थ्रेटन है डिफोरेस्टेशन की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी संख्या घट रही है और हिमालय के फुट हिल में यानी कि हिमालय के बेसिकली तलहटी में पाए जाते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इसी के साथ में मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में वनरेबल है। और CITES में भी फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है कि प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए पूछा जाए तो हल्का सा याद रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब कोई भी रामसर साइट लिस्ट जो है वो न्यूज में रहती है तो याद रखेगा हमारे देश के अंदर में टोटल कितनी रामसर साइट है तो ये जरूर बताना। भोज वेटलैंड जो है ये लोकेटेड है सिटी ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर में, जो कि यहां पर कंसिस्ट करता है ह्यूमन और मैनमेड रिजर्व अपर एंड लोअर लेक यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर भोजताल जिसको अपर लेक और यहाँ पर बड़ा ताल जिसको लोअर लेक के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर इसको लोअर लेक एज ए यहाँ पर छोटा ताल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब अपर ताल जिसको भोजताल यानी कि बड़ा लेक, लोअर ताल लेक या लोअर यहाँ पर छोटा लेक के नाम से जानते हैं। और इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 2002 के अंदर में। तो ये भी इस तरीके से याद रख सकते हैं। कई सारी रामसर साइट है, हल्का सा नजर डाल लिया करें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा एक पेड़ एक फूल के बारे में जो कि 12 साल में एक बार खिलता है, इसे नील कुरिंजी का पेड़ बोलते हैं। इनकी संख्या इतनी कम है कि इसको थ्रेटन स्पीसीज की कैटेगरी में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। तो नीला इसलिए क्योंकि इसका कलर जो होता है वो नीला होता है, नील कुरिंजी। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो फूल है, ये यहाँ पर फूल जो है इसको फ्लोअर जो है नोन एज बेसिकली कुरिंजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रो होते हैं लगभग 1300 से लेके 2400 मीटर की हाइट पर यहाँ पर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं कर्नाटका के अंदर में, कई सारे एरिया में आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मली पाए जाते हैं। तो नील कुरिंजी जो है यहाँ पर ये नीलगिरी माउंटेन रेंज पर देखने को मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो नाम है इसका ये देखने को मिलेगा कुंती रिवर। ठीक है, तो केरला के अंदर में साइलेंट वैली नेशनल पार्क से फ्लो होती है यहाँ पर ये रिवर देखने को मिलेगी। साइंटिफिक नेम कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं तो ये जरूर याद रखना, इसको बोलते हैं एस्ट्रोबेलिसस कुंजियाना। ठीक है, तो ये इसका नाम है। 12 साल में एक बार ये आप लोगों को खिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर पेशेंस देखो, यहाँ पर कितना लंबा पेशेंस रखना पड़ता है एक बार खिलने के लिए। यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर इसको पालियान बेसिकली ट्राइब जो है यहाँ पर उसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर में पालियान ट्राइब जो है वो यूज करती है नील कुरिंजी को एज ए कैलकुलेटेड एज के तौर पर यहाँ पर कि हाँ उनकी एज कितनी हो गई है। तो एक तरीका कैलकुलेशन लगाते हैं क्योंकि 12 साल का एक इनका पर्टिकुलर ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए याद रखना कि पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी इनके साथ में कनेक्टेड है। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, रिवर के बारे में पूछा जा सकता है। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं यार, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाए तो भाई पढ़ लिया करो यार, कौन सा बेसिकली दिक्कत हो रही है। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में कोई जा तो रहा नहीं है, इंटरेस्टिंग नॉलेज है कि हाँ यार कोई ऐसा पौधा भी देश के अंदर में पाया जाता है कि नहीं है इंटरेस्टिंग, तो थोड़ा सा देख लिया करो।
डायबिटीज एक खतरनाक लेवल की बीमारी होती है, तो यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है। घूमर जो है वो फाउंड किया गया कि ब्रह्म जो यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोला गया यहाँ पर ब्रह्मयोनी हिल। तो ब्रह्मयोनी हिल जो है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर बेसिकली कहां पर पाई जाती है, तो इसलिए पता होना चाहिए, ठीक है। तो गया यानी कि बिहार के अंदर में। तो यहां पर ये जो घूमर है, घूमर प्लांट, ये एक पेरेनियल यानी कि बारहमासी प्लांट देखने को मिलेगा जो कि एंटी डायबिटिक हर्ब है एक तरीके से। कई सारे नाम से और भी पुकारा जाता है, जैसे यहां पर आप लोग देखते हैं इनको बोला गया, यहां पर ये पर्टिकुलर नाम अलग अलग यहाँ पर पुकारे जा रहे हैं इनको, ये भी आप लोग समझ सकते हैं, कई बार दूसरे नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पर जिम्नेमा, ऑस्ट्रिया काउ प्लांट्स, इसी के साथ में यहाँ पर पेरिप्लोस ऑफ द वुड्स, तो ये नाम है इसके। ट्रॉपिकल प्लांट्स और इंडिजिनस इंडिया के अंदर में देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में सर्वाइवल एक्ट यहाँ पर बात कर सकते हैं कि रिच है इन बेसिकली सर्विरल जो एक्टिव कंपाउंड के अंदर में, जो कि एक यौगिक प्रक्रिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रिड्यूस करता है ब्लड शुगर यहाँ पर, इसीलिए बोला जा रहा है कि एंटी डायबिटिक है यहाँ पर, तो इसलिए हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कई सारी हर्ब्स जो होती हैं देश के अंदर में खासकर सेहत के लिए भी यूज की जाती हैं। ये इंटरेस्टिंग न्यूज है आप लोगों के लिए कि ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, तो यहां पर उत्तराखंड लीड कर रहा है इसमें इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के अंदर में। ग्रोस इन्वायरमेंट जो प्रोडक्ट इंडेक्स है, ये एक मेथड है जिसमें यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कितना ह्यूमन का इंटरवेंशन है यहां पर बेसिकली जो एक तरीके से इकोलॉजी के अंदर में। इसके 4 पिलर नॉर्मली देखे जाते हैं, एयर, सोइल, ट्री और वाटर। तो ये देखते हैं यहां पर एयर में से यहां पर ग्रोस इन्वायरमेंट इंडेक्स जो है माइनस करते हैं, प्लस वाटर में से माइनस करते हैं, प्लस सोइल में से माइनस करते हैं, और इसको ऐसे तैयार करते हैं। मतलब देखते हैं कि किस किस पे कितना कितना इंपैक्ट है, उसके हिसाब से यहां पर ये बताते हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं कि भाई 4 फैक्टर है इसके अंदर में, एयर, फॉरेस्ट, सोइल और वाटर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से इसके बारे में पूछा जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है। इकोसिस्टम के सर्वाइवल के बारे में यहां पर बात की जाती है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया और फर्स्ट स्टेट बन गया कंट्री में ऐसा कुछ लॉन्च करने के लिए। इंडेक्स जो है वो बेस है 4 पैरामीटर के ऊपर में, अकाउंट करता है इकोनॉमिक वैल्यूज इन द टर्म ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी वैसे तो आप लोग नापते हो पर लेकिन इन्वायरमेंट के टर्म में जीडीपी नापो आप लोग यहाँ पर। तो इकोलॉजी और इकोनॉमी में एक बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है यहाँ पर ये। तो इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी। तो कैसा लगा दोस्तों ये पर्टिकुलर डिस्कशन, अपना फीडबैक जरूर देना। और लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम में पहला ही जो लिंक है वो आप लोग को पिन देखने को मिलेगा, उस पर टेलीग्राम का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। बाकी अपना फीडबैक जरूर देना कि 10 में से कितने मार्क्स दोगे इस लेक्चर को, किसने थ्रोली एंजॉय किया है लेक्चर को, ये आप लोग जरूर बताना। मुझे पता चलता है कि हाँ ये वीडियो आप लोग के लिए जरूर फायदेमंद है। पिछले 3 साल से ये वीडियो कंटिन्यूअस आप लोगों को देखने को मिल रही है। 2021 से आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर पीछे का भी रिवीजन करना हो तो हर एक महीने की अवेलेबल है, जाकर सर्च कर सकते हैं, सारी की सारी इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। और इसी के साथ में अगर सीरियसली किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सारी क्लासेज हैं एसएलवी एप्लीकेशन के ऊपर में। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने उसको अपनी जो है एक तरीके से फीडबैक दिया है, कहीं ना कहीं अपनी रेटिंग दी है। 4.9 की रेटिंग है 5 में से, जो कि बहुत ही बड़ी तगड़ी बात है। इसी के साथ में स्टेट फीसेस की क्लासेज चलती हैं, एनसीईआरटी की क्लासेज है सारी, यहाँ पर पेड टेस्ट सीरीज है सारी, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस हैं तो जरूर पार्टिसिपेट करिए, और दूसरे किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी एप्लीकेशन पर भी, या वेबसाइट studyloverv.in का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और पुराने लेक्चर का भी रिवीजन जरूर करिएगा। बाकी कोई सजेशन सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो आज का सेशन में यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, लाइफ को एंजॉय करो और आगे बढ़ो। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।